Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and in today's video हम देखने वाले हैं what are the different ways that you can use to say in conclusion। अब सबसे पहले तो ये समझ लो ये क्या है इन कंक्लूजन। तो जब भी हम कोई आंसर लिख रहे हैं या कोई भी राइटिंग स्किल का पार्ट है या आप जब किसी को कोई भी बात बता रहे हो जो कि एक फाइनल आपका कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है आपकी बातों का, तो फिर आप यूज़ करते हो डिफरेंट वेज, राइट। जैसे अगर आपको बोलना है नो कोई भी इंसिडेंट हुआ और अगर आप पूरा इंसिडेंट नहीं बताना चाहते हो, यू जस्ट वांट टू टेल कि देखो भाई ऐसा है, फाइनली ये हुआ, राइट। तो वो जो फाइनली जो भी था वो क्या है, एक रिजल्ट था, वो कंक्लूजन था ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और इंसिडेंट, वो था एक निष्कर्ष। तो जब आपको बताना है आपका फाइनल कंक्लूजन, वेदर इट इज़ ऑफ द स्टेटमेंट्स यू यूज्ड और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी इंसिडेंट और सिचुएशन और whether it is related to anything that you are talking about। हो सकता है आप किसी स्टोरी की बात कर रहे हो सकता है आप किसी सिचुएशन की बात कर रहे हो सकता है अगर आप अपनी कोई बात है और उसको बताना चाहते हो भाई देखो इतना सब कुछ मुझे नहीं बोलना, ओवरऑल ये है, राइट। तब हम यूज करते हैं इन कंक्लूजन का। इट मीन्स जब आपको अपनी बातों का फाइनल निचोड़, फाइनल निष्कर्ष देना है, देन यू विल यूज इन कंक्लूजन। बट क्या हमारे पास एक ही वर्ड है कंक्लूजन वाला या इन कंक्लूजन? नहीं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो टू से अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स डिपेंडिंग डिफरेंट सिचुएशन पे कि आप कंक्लूजन दे रहे हो, ठीक है। सो व्हाट आर दोज डिफरेंट वेज दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इन टुडेज वीडियो। वी विल आल्सो सी देयर मीनिंग्स एंड देयर यूसेज, दैट इज सेंटेंसेस में इनका प्रयोग कैसे करना है, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई कब कैसे क्या हम इन कंक्लूजन का उपयोग या प्रयोग या यूज कर सकते हैं। डन, ऑलराइट। सबसे पहला और सबसे कॉमन वे है इन समरी, यानी अगर आप किसी चीज का समराइज्ड वर्जन बताना चाहते हो, आप फाइनल क्या भाई जिस्ट है, फाइनल क्या आप इंडिकेट करना चाहते थे, फाइनल मैसेज क्या था, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, अगर कुछ भी आप बता रहे हो विच इज द कंक्लूजन, ठीक है, तो आप बोल सकते हो इन समरी, विच मीन्स इन शॉर्ट। भाई अगर कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी बातों को बताऊं तो फिर ये है। तो वो जो कम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ बोलते हैं, दैट इज इन समरी, जिसका मतलब होता है इन शॉर्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, इन समरी इट इज माई ओपिनियन दैट दिस कंप्लीट प्रेजेंटेशन दैट यू गेव वॉज सुपर। जैसे पहली बार अगर किसी टीम के मेंबर ने कोई प्रेजेंटेशन दिया है या स्कूल में किसी ने प्रेजेंटेशन दिया है, कुछ भी कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिया है, और अगर वो सबसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि भाई आपको क्या लगता है प्रेजेंटेशन कैसा था, प्लीज़ बताओ, भली कोई गलती हो तो डू टेल दैट, बिकॉज मुझे इंप्रूव करना है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, सो दैट नेक्स्ट टाइम इन द कॉम्पिटिशन आई डोंट रूइन इट। तो अगर कोई आपसे अपना ओपिनियन मांग रहा है और आप बताना चाहते हो भाई ओवरऑल, मतलब पूरी तरीके से, बस मुझे कम शब्दों में बोलना है, तो भाई ये मेरा ओपिनियन है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई अगर मुझे कम शब्दों में बोलना है, इन समरी ये मेरा ओपिनियन है कि जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था इट वाज सुपर। सो मे बी देयर आर मेनी पीपल हु वुड लाइक टू टेल कि देखो दैट स्लाइड 4 दैट यू प्रेजेंटेड विच वाज टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट, इट वाज वेरी नाइस, आई लव्ड द थंबनेल यू प्रिपेयर्ड, आई लव द वे यू वर प्रेजेंटिंग। बट कोई है जो ओवरऑल बताना चाहता है कि भाई पूरी तरीके से कुछ भी कंसिडर कर लो, जो तुम्हारा प्रेजेंटेशन था इट वाज सुपर, इट वाज टॉप नॉच। तो वही चीज है कि यहाँ पर इन समरी का यूज कर लिया, इन कंक्लूजन भी बोलते तो वही मीनिंग निकलता, राइट। सो दिस इज वन वे। एक और एग्जांपल लेते हैं, इन समरी स्टार्ट सेविंग मनी फॉर योर फ्यूचर। फॉर एग्जांपल समबडी इज लाइक, तीन दोस्त बैठे हैं, ठीक है। अब एक दोस्त दूसरे को समझा रहा है कि भाई देख तूने अभी अभी कमाना स्टार्ट किया है, सैलरी आई है और पता है कि इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तेरी, सो यू शुड स्टार्ट सेविंग, और तुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तुझे यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये नुकसान है। और जब दूसरा दोस्त है, द पर्सन इज लाइक सी, इन शॉर्ट मैं तुझे यही बताना चाहता हूँ, स्टार्ट सेविंग योर मनी फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो इन समरी अगर आप बोल रहे हो, इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन बता रहे हो कि भाई इन शॉर्ट या पूरी तरीके से मैं ये बोल रहा हूँ पैसे सेव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो इन समरी क्या है, इन कंक्लूजन का एक और तरीका है। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑल इन ऑल, पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर हम पूरी तरीके से जो भी चीज़ें हैं उसको देखें, कंसिडर करें, तो भाई ये एक मेरा फाइनल ओपिनियन होगा या डिसीजन होगा या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। सो ऑल इन ऑल क्या है भाई, ओवरऑल के लिए है वर्ड। सो ओवरऑल इज द मीनिंग। अब दोनों ही यूज कर सकते हो इनफैक्ट, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ऑल इन ऑल द मीनिंग वॉज
सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल यू वेंट, आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो फॉर अ मीटिंग, और जैसे ही अगर वो चीज़ हो जाती है और आप घर पहुंचते हो तो ऑब्वियसली मम्मा पापा आपके भाई बहन जरूर पूछते हैं भाई क्या हुआ मीटिंग का, कैसी थी एंड ऑल। अब अगर आप सब कुछ बताओगे, सी दिस हैपेंड, द क्लाइंट केम, द क्लाइंट वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द प्रेजेंटेशन, द प्रोडक्ट प्राइस इज दिस, इतना सारा बताओ, इससे अच्छा आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई ऑल इन ऑल पूरी तरीके से कंक्लूजन ये है कि मीटिंग जो है वो बढ़िया थी, द मीटिंग वाज सक्सेसफुल, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल आप क्या बता रहे हो, आपका फाइनल ये क्या है, यही तो है आपका कंक्लूजन, और यही बताने के लिए आपने यूज किया है ऑल इन ऑल का। सपोज अगर आप ये यूज ना करके पूरा सब कुछ बता रहे हो इन डिटेल कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, देन यू आर नॉट गिविंग अ कंक्लूजन। बट आपने जो भी पॉइंटर्स बताए कि आपके लिए मीटिंग कैसी थी, क्या सक्सेसफुल था क्या नहीं था, उस पर बेस्ड आपका जो फाइनल पॉइंट था दैट वाज द कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन इज कि मीटिंग वाज सक्सेसफुल, और उसी को बताने के लिए यू सेड ऑल इन ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है although it was raining all the time and we faced many difficulties, but all in all we enjoyed a lot in our vacation. अगर किसी ने पूछा okay what happened, मैंने न्यूज़ देखी थी, the weather condition were not good at the destination जहाँ तुम गए थे, ठीक है, फिर कैसी रही वेकेशन, कैसे रहे जो भी आपका ब्रेक था, what happened, like it was raining so badly। तो आप बोल सकते हो कि भले ही भाई रेनिंग हो रही थी, मतलब बारिश हो रही थी, बहुत हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी बिकॉज कुछ कुछ जगह हम जा नहीं पाए, बट येस अगर मुझे बोलना है ऑल इन ऑल पूरी तरीके से कंक्लूजन देना है पूरी ट्रिप का, तो क्या था भाई, वी एंजॉयड अ लॉट इन आवर वेकेशन, वी डिड एंजॉय। तो ऐसा नहीं था कि वी वर लाइक फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड और अनॉयड और वेरी सैड और समथिंग लाइक दैट, नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया अपने वेकेशन को। तो ये क्या है, ऑल इन ऑल है, मतलब एक समरी है। डन, ऑल राइट। Next way that you can go for is after all is said and done। अब जब पूरी बातें कह दी गई हैं, सब हो गया है, उसके बाद भैया ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू से कि इतनी सारी बातें सुन ली, ठीक है, तो आफ्टर ऑल इज सेड, और जो कुछ भी हमारा डिस्कशन हुआ, जो भी हुआ एक्टिविटीज वगैरह, एंड डन, ये है मेरा फाइनल कंक्लूजन। तो तब हम बोलते हैं आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन। सो दिस मीन्स टू समराइज एन एक्सपीरियंस और टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट एन आर्ग्यूमेंट। तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जब आपको अपना एक्सपीरियंस समराइज करना है कि भाई ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था, या फिर आपको अगर अपना पूरा एक आर्ग्यूमेंट, झगड़ा हो रहा है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उसका एक फाइनल रिजल्ट आपको देना है कि देखो भाई अब जो हमने इतनी सारी बकबक कर ली, इतना डिस्कशन कर लिया, सारी बातचीत कर ली है, तो हमारा फाइनल जो कंक्लूजन है वो ये है। तो वो फाइनल कंक्लूजन बताने के पहले आप बोल सकते हो आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन। फॉर एन एग्जाम्पल, आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, आई एम रियली अपसेट विद द सर्विस ऑफ योर एयरलाइन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रिप पे गए एंड यू वर फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद दिस एयरलाइन, किसी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो, एंड वॉट हैपन वॉज, एक चीज़ ये हुई कि यू कुड नॉट द फ्लाइट वॉज डिलेड, ठीक है, ऑन टाइम वो टेक ऑफ नहीं हुई। देन सेकेंडली, यू डिड नॉट लाइक द मील सर्विस, ठीक है, खाना वाना जो सर्व हुआ था वो अच्छा नहीं था। थर्ड थिंग हैपेंड कि दे लॉस्ट योर लगेज, होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ हाइपोथेटिकल, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल इशूज दैट पीपल डू फेस। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हो गई। अब अगर आप सब डिस्कशन कर रहे हो एयरलाइन के साथ कि भाई ये भी खराब था, डिले भी हो गया, सर्विस खराब थी, हमारा लगेज भी घुमा दिया, ऐसा थोड़ी होता है एंड ऑल, तो बहुत डिबेट हुआ, बहुत आर्ग्यूमेंट हुई, एंड देन द पर्सन और द जो भी वहाँ का staff था, जो भी respective person था to deal with the situation, that person was like I'm so sorry ma'am, now what can I do, we'll get your luggage on time, don't worry, next time ऐसा नहीं होगा, we'll try to improve, ऐसा करके। बट आप बोलना चाहते हो भाई देख लो जो कुछ भी वो हमारी बातचीत हुई, इतना सब कुछ हुआ, मुझे तो बस यही बोलना है कि तुम्हारी एयरलाइन की सर्विस बहुत ही बकवास है, ठीक है। सो यू कैन बी लाइक आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, आई एम रियली अपसेट, मैं बहुत दुखी हूँ विद द सर्विस ऑफ योर एयरलाइन। सो दिस वॉज योर फाइनल कंक्लूजन ऑफ पूरा डिबेट। Next example is after all is said and done, I don't want to buy a car right now। जैसे डिस्कशन चल रहा है कि भाई कार अभी खरीदे कि नहीं खरीदे, ना देयर आर पीपल हु आर टेलिंग यू कि नहीं कार खरीदना अभी बहुत बेकार बात है, बहुत पेट्रोल लगता है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई आ गई है, कार मत लो, ठीक है। देन कोई बोल रहा है कि अभी अच्छा कोई मॉडल नहीं आया है, सारी वही पुरानी कार है, वेट कर लो नया मॉडल आने वाला है। देन समबडी इज लाइक कम ऑन यू शुड गो फॉर द कार राइट नाउ, मन बनाया तो ले लो, ऐसा करके पूरा डिस्कशन चल रहा है। अब आपके ऊपर है ना फाइनल डिसीजन क्या ले रहे हो, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ पूरा डिस्कशन। सो व्हेन यू वांट टू से कि भाई जो कुछ भी हमारी बातचीत हुई, इतना सब कुछ हुआ, उस पर बेस मेरा कंक्लूजन ये है, तो आप कैसे बोल सकते हो आफ्टर ऑल इज सेड एंड डन, I have decided, या फिर I don't want to buy a car right now, or you can say I have decided that I don't want to buy a car
at present या right now. So this is how you can use this. आप after all is said and done तब बोलते हो जब कोई भी condition, कोई भी experience आपका रहा, उसका पूरा conclusion दे रहे हो या पूरा debate हुआ, पूरा argument हुआ, उस पे आप एक अपना final decision दे रहे हो, then this is how you are going to use it. Done? All right. Next is finally it may be concluded. यानी जब बहुत डिस्कशन चल रहा हो, बहुत बातचीत हुई और आप बोलना चाहते हो भैया फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। सपोज आप लोग 1-2 दिन से डिस्कस कर रहे हो या फिर 4-5 घंटे से डिस्कस कर रहे हो कोई पॉइंट, मे बी इन योर स्कूल और योर कॉलेज, इन योर हाउस और इन ऑफिस, तो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। सो यू गाइज आर डिस्कसिंग समथिंग और उसके बाद फाइनली आप लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, तो कैसे बोल सकते हो फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड, यानी अभी भी श्योरिटी नहीं है, बट अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है भाई ये कंक्लूजन है, ये फाइनल रिजल्ट है, अब पता नहीं और क्या हो सकता है, ठीक है। सो फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड दैट वी आर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ द अदर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी कंपनी का प्रपोजल आया है, नाउ देयर आर पीपल जो कि अग्री कर रहे हैं, द टीम के जो भी मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी हैज टू अग्री, राइट, तभी वो मन लगा के काम करेंगे उस प्रोजेक्ट पे। सो इफ देयर आर 10 people, 5 of them are like कि वी डोंट थिंक दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क, वी डोंट थिंक हम इसमें इतना प्रॉफिट कमा पाएंगे, और दिस इज समथिंग वेरी न्यू, इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, तो हमें नहीं पता इट इज गोइंग टू वर्क और नॉट, तो ऐसे डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है। नाउ देयर इज अदर सेट ऑफ 5 people, वो बोल रहे हैं कि सी दिस कंपनी इज वेरी वेल, डूइंग वेरी वेल, एंड ऑब्वियसली वो ऐसे ही कोई प्रपोजल नहीं भेजेंगे, दे ऑल्सो मस्ट हैव ऑल्सो थॉट अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, राइट। तो इसीलिए यू मस्ट ऑल्सो लाइक थिंक कि हाँ अगर ये कंपनी ने भेजा है प्रपोजल, क्या अच्छी बात है क्या नहीं, हमें थोड़ा अच्छा डिस्कस करना चाहिए, हमें प्रॉफिट होगा, विल नॉट बी इन लॉस, एंड इट इज़ रियली ग्रेट स्टार्ट, आई थिंक या वी थिंक, जो 5 लोग थे कि हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा डिस्कशन हुआ, सारे पॉइंटर्स हुए, एंड एक फाइनल कंक्लूजन पे आया पूरा 10 मेंबर्स का टीम, और वो क्या था कि वी आर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल ऑफ द अदर कंपनी, हम करेंगे प्रपोजल दूसरी कंपनी का एक्सेप्ट, बिकॉज ये हमारा फाइनल डिसीजन है। सो फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड। तो फाइनली क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा फाइनली भाई इतना हो गया, अब एक डिस्कशन पे आ गए। सो जब बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुआ कुछ भी, और उसके बाद आप फाइनली कंक्लूजन पे आते हो, यू कैन गो फॉर फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड। नेक्स्ट है फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड दैट आई एम बाइंग अ न्यू हाउस इन दिस सोसाइटी। जैसे कोई घर देख रहा है, ठीक है, किसी को कोई नया घर खरीदना है, एंड द पर्सन इज लाइक अब मैं नया घर खरीदूंगा, ये सोसाइटी, किसी ने बोला कि ये सोसाइटी में अच्छा है, किसी ने बोला कि भाई ये सोसाइटी अच्छी, यहाँ ले लो, किसी ने बोला डू टेक दिस लोन वाला स्कीम बिकॉज फिर ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए टू पे फॉर इट, कोई बोल रहा है डोंट टेक लोन, यू शुड पे पूरा अमाउंट देन। तो ऐसे करके सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। घर लेना बहुत बड़ा डिस्कशन होता है बहुत टाइम तक, एंड फाइनली अगर आप एक डिसीजन पे आते हो कि भाई मैं इस ABC सोसाइटी में घर लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, दैट मीन्स आपका वो क्या है, एक फाइनल कंक्लूजन है, राइट। तो आप बोल सकते हो फाइनली इट मे बी कंक्लूडेड दैट आई एम बाइंग अ न्यू हाउस इन दिस सोसाइटी या फिर इन ABC सोसाइटी। तो घर में जब पूरा डिस्कशन हुआ, इसका एक सारांश, एक जो कंक्लूजन है वो यही निकला है कि भाई इस सोसाइटी में घर हम खरीद रहे हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द डे। अब ये बहुत यूज़ करते हैं लोग व्हेन दे वांट टू टेल कि भाई इतना कुछ बोल तो रहे हो, इतना कुछ डिस्कशन तो हो रहा है, बट फाइनली तो यही होने वाला है, राइट। तो ऐसे बोलते हैं लोग, सी वट एवर यू से एट द एंड ऑफ द डे इट्स माई डिसीजन, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हो जैसे अगर हम बहुत सपोज कोई 2 भाई बहन है, ठीक है, दे हैव टू आस्क फॉर अ परमिशन, कुछ पूछना है उनको, और वो अपनी मम्मा से पूछते हैं जाके, सो कितना भी द ब्रदर इज लाइक देखो ऐसे से पूछेंगे, फिर मैम मम्मा को ऐसे बता देंगे कि ऐसे जाना है, ये सारी डिटेल्स देनी है। द गर्ल इज ऑल्सो लाइक कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे, और जब आप ये बताते हो अपनी मॉम को कि मम्मा देखो ऐसा ऐसा करके आप डिस्कस करो ये वो, एंड मॉम इज लाइक सी तुम लोग मुझे कितना भी कन्विंस कर लो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स माई डिसीजन, आई एम द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड। तो मतलब फाइनली क्या डिसीजन निकल रहा है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। अब कंक्लूजन की जगह आपको यूज करना है तो कैसे करोगे, यूज टू गिव योर फाइनल ओपिनियन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। अगर जितनी भी छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब कंसिडर करते हुए अगर आप एक फाइनल डिसीजन पे आते हो, देन वी यूज एट द एंड ऑफ द डे। जैसे एट द एंड ऑफ द डे यू स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, भाई सब डिस्कस कर रहे हैं कि सी वी वेंट देयर, बहुत मज़ा आया, इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई डोंट थिंक मैंने ना ऐसे कुछ नुकसान हुआ ऐसा ऐसा करके, आई वॉट दिस आई वॉट दैट, ऐसे करके अभी पूरा डिस्कशन हो रहा है। एंड देन दिस पर्सन इज कि भाई
कुछ भी बोल लो, फाइनल तो बात यही है कि तुमने बहुत खर्चा किया है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट्स व्हाई यू हैड फन। इट वाज नॉट लाइक बहुत अच्छे से एक एक्सेप्टेबल, एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ मनी जो तुमने खर्च किया हो, जिसकी वजह से वील बी लाइक वेरी प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत पैसे वेस्ट किए हैं। सो फाइनल जो डिस्कशन था या फाइनल जो कंक्लूजन था इस पूरी आर्ग्यूमेंट का या पूरी एक पॉसिबिलिटीज़ का, वो ये था कि तुमने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि यू जस्ट गो, आप टेम्प्टेड, यू गेट टेम्प्टेड बिकॉज ऑफ कोई प्रोडक्ट एंड यू बॉट इट। अब वो महंगा है, आपको पता है, बट आप खरीद लेते हो। अब बाद में आप लगे रहते हो भाई प्रूफ करने के लिए कि मम्मी देखो अच्छा था इसलिए लिया, इसके ऐसे व्यूज़ हैं, ऐसा वैसा एंड ऑल। तो मम्मी बोलती थी कितना भी बोल लो, पैसे तुम बर्बाद करके आए हो, मतलब पूरा एक पैसे ही बर्बाद कर दिए इस प्रोडक्ट पे। सो दैट इज वॉट द फाइनल डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन ऑफ पूरा डिस्कशन। सो एट द एंड ऑफ द डे यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आई विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक। सपोज कोई नया एम्प्लॉय आया है, आपने सोचा कि नहीं भाई नॉलेजेबल है, वी शुड गिव हिम अ चांस टू, पता है ऐसे से करना इसको, एंड द पर्सन बिकॉज वो नया था तो उसको लगा नहीं कि आई शुड जस्ट रिव्यू द फाइल और जो भी प्रेजेंटेशन है, और एक छोटी सी गलती हो गई। वो छोटी सी गलती क्या थी कि मे बी सपोज अगर कंपनी में कोई अमाउंट देना है कि भाई हम इतना चार्ज करेंगे, उसने एक जीरो कम कर दिया। इट कैन मेक अ डिफरेंस, राइट, बहुत बड़ा डिफरेंस। सपोज अगर वो 5 लाख मांग रहे थे, इसने क्या किया 50,000 का भेज दिया। नाउ दिस इज व्हाट कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, जो पर्सन है उसको बहुत कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे। नाउ लगा रहेगा वो पर्सन प्रूफ करने के लिए कि आई डिड रिव्यू इट, आई डोंट नो कैसे वो चला गया, आई कैन जस्ट टॉक टू द कंपनी, ऐसा वैसा, वी कैन गेट इट रेक्टिफाइड, डोंट वरी, ऐसे करके सब बात हो रही है। सो द पर्सन इज लाइक भाई देखो कुछ भी हो जाए बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे ही इसकी कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे बिकॉज आई डिसाइडेड टू गिव द प्रोजेक्ट टू यू, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक आई एम गोइंग टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज, आई हैव टू लिसन फ्रॉम बॉस, आई हैव टू गेट those scoldings। तो इसीलिए तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से मुझे तो डांट खाना ही है, मुझे तो कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। यानी ये है कंक्लूजन ऑफ पूरा पॉसिबिलिटीज। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एवरीथिंग कंसिडर्ड। यानी जब आप ये बोल रहे हो कि हम अगर सारी चीज़ों को कंसिडर करें, हर एक चीज़ को समझें, सोचें, फिर हम इस बात पे आए हैं। सो व्हेन यू वांट टू टेल कि भाई जो मेरा कंक्लूजन है वो पूरी चीज़ों पे बेस्ड है, मतलब मैंने सारी पॉसिबिलिटीज, सारी जितनी भी हो सकती है सिचुएशन या बातें सब कंसिडर करते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है। सो यू कैन यूज एवरीथिंग कंसिडर। सो टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट इज द मीनिंग। यूज कैसे करना है, एवरीथिंग कंसिडर्ड, यू डिड अ ग्रेट जॉब। फॉर एग्जाम्पल सब बोल रहे हैं कि सर ऐसा था, आई वॉज लाइक नर्वस, इस वजह से मैंने ये बोल दिया और इस तरीके से खेला, मैं जीता नहीं, ये मतलब पूरा डिस्कशन चल रहा है। नाउ द पर्सन और द कोच इज लाइक कि भाई देखो अगर मैं ओवरऑल देखूँ एवरीथिंग कंसिडर, तुमने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या है, तुमने बहुत अच्छा किया। और उसके पहले ये कंक्लूजन है, कैसे पता चला, क्योंकि एवरीथिंग कंसिडर्ड ना, यानी सारी चीज़ें सोच समझ के एनालाइज करते हुए फाइनल डिसीजन ये है कि तुमने अच्छा काम किया है। सो एवरीथिंग कंसिडर्ड एंड देन यू गिव योर कंक्लूजन। नेक्स्ट इज एवरीथिंग कंसिडर्ड, वी मेड अ राइट डिसीजन। भाई अगर सारी चीज़ों को कंसिडर करें, सब सोचें समझे, तो तुमने बहुत सही डिसीजन लिया, यू मेड अ राइट डिसीजन। सो इफ समबडी इज लाइक सी आई डोंट नो, मतलब क्या करना चाहिए, मैंने बस हाँ बोल दिया उस कंपनी को, आई वुड गो एंड वर्क फॉर देम बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आई नो दे आर नॉट पेइंग दैट मच बट आई नो कि वो मेरा काम देखेंगे तो दे विल प्रमोट मी। तो इस तरीके से आप अपने रीजंस दे रहे हो एंड समबडी इज लिसनिंग। तो फाइनली वो जो पर्सन का डिसीजन है या कंक्लूजन है वो ये है इन बातों का कि सारी चीज़ें अगर मैं कंसिडर करूँ, एवरीथिंग कंसिडर, तुमने सही डिसीजन लिया है, कुछ गलत नहीं किया है, यू डिड अ गुड जॉब बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्लेस इज वेल नोन, तुम्हें बहुत एक्सपोजर मिलेगा एंड डेफिनेटली प्रमोशन भी मिलेगा इफ़ यू डू वर्क हार्ड। तो तुमने क्या किया है, राइट डिसीजन लिया है। सो दिस इज हाउ आप इन कंक्लूजन बोलोगे तो मतलब कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। इफ यू विल बी लाइक इन कंक्लूजन यू डिड अ राइट जॉब, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा राइटिंग स्किल्स में चले गए। सो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर एवरीथिंग कंसिडर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन अ नट शेल। नट शेल कितना छोटू होता है, राइट। तो मतलब शॉर्ट में अगर आपको कोई बात बतानी है, आपको पूरी तरीके से कंक्लूजन देना है, ठीक है। अब जैसे मैं ये पूरा पढ़ा दूँ और फाइनली एट द एंड में बोलूँ भाई इन अ नट शेल these are the ways you can definitely go for to say what you can say in conclusion। तो यहाँ पर नट शेल का मतलब क्या हुआ कि भाई पूरा जो एक निष्कर्ष है, पूरा जो मैं एक समराइज्ड वर्जन है वो ये दे रही हूँ। तो हम यूज़ करते हैं इन अ नट शेल, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
बहुत अच्छा है, आपको यूज़ करना चाहिए। अगर इन कंक्लूजन बोलोगे तो सभी सुनते हैं, बट इफ़ यू आर लाइक इन अ नटशेल आई वांट टू से दिस, इट्स गोइंग टू साउंड वेरी नाइस। सो यूज्ड फॉर समराइजिंग समथिंग इन अ ब्रीफ वे। अगर बिल्कुल कम शब्दों में पूरा समराइज करना चाहते हो, अच्छे से बताना चाहते हो, देन वी यूज इन अ नटशेल और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एन एग्जाम्पल, इन अ नटशेल द एम्प्लॉयज थॉट दे न्यू द बेस्ट। भाई अगर मैं बोलूँ एक समरी में या फिर मैं अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ कि भाई क्या था पूरा उनका एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन, या क्यों हुई ये पूरी गलती, या उनको क्या लग रहा है, कैसा था प्रेजेंटेशन। सो इन अ नटशेल द एम्प्लॉयज़ थॉट दे न्यू द बेस्ट। भाई पूरी तरीके से ये समरी है कि मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, बट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यही सोचते हैं कि वो बेस्ट है, मतलब उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं किसी की बात। सो हेयर व्हाट यू आर सेइंग इन अ नटशेल द एम्प्लॉयज़ थॉट दे न्यू द बेस्ट, यानी भाई शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ कंप्लीटली तो ये पूरा बात है। नेक्स्ट, इन अ नटशेल आई वांट टू लीव द कंपनी। सपोज अगर सब डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक यू नो हमें छुट्टियों में भी बुलाते हैं काम करने के लिए, वी हार्डली गेट अ लीव, आई गेट टायर्ड, आई एम नॉट वेल, फिर उसके बाद काम बहुत ज़्यादा है, पैसे नहीं है, इतनी सारी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो। आप बोल सकते हो भाई मतलब इतनी सारी बातों का ओवरऑल ये है कि मुझे जॉब छोड़नी है, तो आप कैसे बोलोगे इन अ नटशेल आई वांट टू लीव द कंपनी। इन अ नटशेल मतलब भाई प्रॉपर एक फाइनल कंक्लूजन दूँ तो भाई मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, आई रियली वांट टू लीव द कंपनी। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इन ब्रीफ। इन ब्रीफ का मतलब कम शब्दों में। अगेन जब बोलते हैं ना आंसर इन ब्रीफ, यानी कम शब्दों में प्रॉपर आंसर लिखिए। सो इन ब्रीफ का मतलब होता है टू सम अप, यानी जैसे सम अप का मतलब ऐसा भी आप समझ सकते हो कि जब कोई पूरा कोई फंक्शन चल रहा है, कोई स्पीच चल रही है, तो लास्ट में ऐसे बोलते हैं ओके टू सम अप आई वुड लाइक टू कॉल दिस पर्सन, यानी वो फाइनल स्पीच होगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो टू सम अप का मतलब होता है कि हम इस बात को यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, दिस इज द कंक्लूजन, द एंड। और इसी की तरह हम यूज़ करते हैं किसे, इन ब्रीफ को। सो इन ब्रीफ मतलब कि अगर मुझे पूरी बातों को इन शॉर्ट समरी में बताना है, कंक्लूजन बताना है, तो भाई ये है। जैसे इन ब्रीफ द परफॉर्मेंस वॉज अ डिजास्टर। सपोज आप लोग कोई महंगी टिकट्स खरीद के गए, बहुत कोई बड़ा सा कोई सिंगर आ रहा है कहीं से, और सब बड़े एक्साइटेड है बिकॉज वो कभी हुआ नहीं है आपकी प्लेस में, एंड यू बॉट द टिकट, भले एक्सपेंसिव थे, यू गॉट रेडी, बहुत अच्छे से गए खुशी खुशी, बट द परफॉर्मेंस वॉज अ टोटल फेलियर। सब कुछ खराब था, द सॉन्ग्स वर रॉन्ग, बैड, द पर्सन वॉज नॉट एबल टू सिंग, द पर्सन वॉज नॉट इवन सिंगिंग। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो गई उस पूरे कॉन्सर्ट में। नाउ इफ़ यू आर लाइक कि आपको शॉर्ट में बताना, किसी ने पूछा अरे भाई तुम तो उस कॉन्सर्ट में गए थे, मैं तो नहीं जा पाया, टिकट्स बड़ी महंगी थी, कैसा था, क्या हुआ, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, एंड यू वांट टू टेल कि भाई अगर कम शब्दों में बोलूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था परफॉर्मेंस, यू आर लाइक इन ब्रीफ द परफॉर्मेंस वाज अ डिजास्टर। सो आपने क्या किया, कम शब्दों में बता दिया। अब बाद में कभी फुर्सत में बैठ के कर लेना बुराई उस कॉन्सर्ट की, बट अभी आपने कम शब्दों में बता दिया कि बिल्कुल बकवास था, ठीक है। नेक्स्ट, इन ब्रीफ दिस इज द बेस्ट लैपटॉप यू कैन बाय। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी आप फ़ोन खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, तो बहुत जिसको नॉलेज होता है हम उसका दिमाग खा जाते हैं कि भाई बताओ कौन सा अच्छा लैपटॉप है, क्या फीचर्स चाहिए रहेंगे, मेरा ये काम है, कौन सा खरीदूँ, किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, कौन सा लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो इस तरीके से बहुत डिस्कशन हो रहा है एंड फाइनली बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए, सारे फीचर्स को कंपेयर करते हुए एक फाइनल कंक्लूजन निकला है कि भाई ये वाला लैपटॉप है जो तुम खरीद लो। सो इन ब्रीफ दिस इज द बेस्ट लैपटॉप यू कैन बाय। सो इन ब्रीफ का मतलब भाई फाइनल जो कंक्लूजन है वो ये है, जाओ और इस लैपटॉप को खरीद के आ जाओ। डन। तो जब आपको बोलना है कि भाई शॉर्ट में अगर मुझे कुछ बताना है तो इन कंक्लूजन की जगह यूज कर सकते हो इन ब्रीफ। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन शॉर्ट। अब आपको वही है भाई, इतनी बार बोल दिया इन शॉर्ट, तो उसको भी तो यूज कर ही सकते हो ना, राइट। सो इन शॉर्ट का मतलब भी होता है टू सम अप, यानी अगर मुझे कम शब्दों में बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा। सो इन शॉर्ट this is what happened. In short, this is how the performance was. So you must try dancing, singing, etc. In short, any art. For example, अगर कोई person है कि I don't know what I should do, right? I really don't know, I get bored, मैं सिर्फ पढ़ाई करता रहता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ बस और कुछ नहीं करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब गिव अ सजेशन ताकि मैं और बिजी रहूँ, अपने टाइम का सही उपयोग कर पाऊँ। So the person is like, come on, you can join any singing classes, dancing classes, painting classes, in short, any art, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भाई तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, मतलब कम शब्दों में बोलो तो तुम कोई भी आर्ट क्लास ज्वाइन कर लो, कोई भी एक क्रिएटिव स्किल करना, इंप्रूव करना स्टार्ट करो, बिकॉज देन यू विल बी वेरी बिजी, यू कैन जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम देयर। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो, यू मस्ट ट्राई दिस। इन शॉर्ट, आपको कोई भी आर्ट ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज वन वे
कि आप इन कंक्लूजन को क्या बोल दो, इन शॉर्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं, चेक वेदर यू हैव कैरीड एवरीथिंग और नॉट, इन शॉर्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज। लाइक समबडी इज लाइक कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ठीक है, नाउ फॉर द इंटरव्यू यू नीड टू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, सारे जो कागज हैं आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स वो सब आपको लेके जाने पड़ेंगे, राइट। सो इफ समबडी इज टेलिंग यू कि सी चेक वेदर यू हैव कैरीड एवरीथिंग और नॉट, भाई देख लो एक बार तुमने सारे पेपर्स अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट सब कुछ कैरी किए हैं कि नहीं किए हैं। इन शॉर्ट तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर एनी चैलेंज, तो हर एक चीज़ कैरी करो, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में ये बोलना है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, सो यू हैव टू कैरी एवरीथिंग। सो इन शॉर्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चैलेंज, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो एटलीस्ट डर नहीं लगेगा, तब शॉकिंग नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगा कि हाँ ये क्या पूछ लिया, बिकॉज यू न्यू कि हाँ वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ठीक है, यू विल नॉट बी सरप्राइज, विल बी ईजी टू आंसर दैट। सो दिस इज हाउ आप बोल सकते हो इन कंक्लूजन को, इन शॉर्ट, भाई कम शब्दों में ऐसा ऐसा करो, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन द एंड। इन द एंड मतलब फाइनली, जैसे एट द एंड ऑफ द डे था वैसे ही इन द एंड। सो फाइनल कंक्लूजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स, भाई प्रॉपर सारे फैक्ट्स कंसिडर करते हुए फाइनली क्या डिसीजन, क्या निष्कर्ष है, उसकी बात हो रही है इन द एंड। फॉर एन एग्जाम्पल, इन द एंड वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द इंटरव्यू। अब सब डिस्कस कर रहे हैं क्या हुआ फिर, फाइनली कैसे डिस्कस किया, क्या चला दिमाग में एंड ऑल, एंड यू आर लाइक सी, उसने ऐसा बोला कि भाई ये कंपनी इतना पे नहीं करेगी, दिस इज द जॉब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा हुआ, दे वांटेड दिस क्वालिफिकेशन। सो ओवरऑल इन द एंड वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन द एंड ने क्या किया कि भाई फाइनली हमारा ये कंक्लूजन था, फाइनली हमारा ये डिसीजन था। सो इन कंक्लूजन की जगह आप बोल सकते हो इन द एंड, यानी एट द एंड फाइनली हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि भाई हम इंटरव्यू नहीं देने जा रहे। नेक्स्ट, इन द एंड एवरीवन चोज टू स्टे बैक होम। भाई क्या हुआ, बाहर बारिश हो रही थी, फिर आप लोग वेकेशन के लिए गए, व्हाट हैपेंड, सो यू विल बी लाइक पूरी फैमिली बड़ी एक्साइटेड थी, वी गॉट रेडी, बट जैसे हम बाहर जाने वाले थे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, वेदर कंडीशंस बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं थी, और फिर हमें बोल दिया गया होटल स्टाफ की तरफ से कि यू कैन नॉट गो आउट सर, वी कैन नॉट अलाउ यू, इट्स डेंजरस, इट्स रिस्की। सो इन द एंड वी जस्ट डिसाइडेड टू स्टे बैक होम। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई पूरी तरीके से कंक्लूजन तो यही निकला, फाइनल डिसीजन तो यही हुआ कि हम घर में रहेंगे, हमने वो डिसाइड किया, हम बाहर नहीं गए। सो दिस इज हाउ आप इन कंक्लूजन की जगह यूज कर सकते हो इन द एंड, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इन सम। इन सम मतलब SOME वाला नहीं, सम SUM मतलब पूरी तरीके से जोड़ के अगर हम एक फाइनल पॉइंट बताएं तो वो ये है, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, जब हम मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट। सो वही चीज़ हो गई, जब आप सारे पॉइंटर्स को आप ऐड करके एक फाइनल कंक्लूजन दे रहे हो, फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो इन सम। सो यूज्ड फॉर गिविंग अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव सेड, तो आपने जो कुछ भी बोला उसका समरी दे रहे हो आप कि भाई फाइनल ये कंक्लूजन है। सो इन सम प्लेइंग आउटडोर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। जैसे सब डिस्कस कर रही हो ना, दो ममास, दो हमारी जो मम्मी हैं और किसी और की मम्मी हैं, वो सब डिस्कस कर रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, बच्चों को खेलने दें या ना दें एंड ऑल। सो सब डिस्कस कर रहे हैं, सी तुम बाहर खेलोगे तो ऐसा होगा, दे विल बी फिजिकली फिट, दे विल गेट टाइम टू एंजॉय, दे मस्ट नो कि खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, दे मस्ट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, व्हाट इफ कि वो किसी स्पोर्ट में अच्छे हो, तो यू कैन जस्ट अलाउ देम टू काइंड ऑफ वर्क इन दैट फील्ड ओनली। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें समझा रहे हो, एंड फाइनली यू आर लाइक इन सम प्लेइंग आउटडोर्स इज वेरी एसेंशियल और इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यू गेव द फाइनल डिसीजन, फाइनल आंसर ऑफ द आर्ग्यूमेंट कि भाई पूरी तरीके से ये है कि बहुत ज़रूरी है, तुम्हें खेलने भेजना ही चाहिए, वेदर आधा घंटा भेजो, बट यू हैव टू सेंड, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम वी नीड टू कट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल सब डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी में कि क्या करें, ओवरऑल बड़ा लॉस चल रहा है, व्हाट वी शुड डू टू काइंड ऑफ कंपनसेट, काइंड ऑफ रिकवर, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना डिसीजन दे रहे हैं, ऐसा करना ऐसा करना, इसकी वजह से लॉस हुआ था, ये हमने प्रोजेक्ट किया या ये फीडबैक था। तो ओवरऑल सारे पॉइंटर्स जब कंसिडर किए, आपको पता चला कि फाइनली रिजल्ट क्या है कि हमको कॉस्ट कट करना पड़ेगा, यानी वी हैव टू लाइक कुछ तो ऐसा चीज़ है जहाँ पे हमारा पैसा एक्स्ट्रा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे को लॉस हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कट कॉस्ट। सो दिस वाज व्हाट पूरा एक फाइनल कंक्लूजन, डिसीजन ऑफ द कंप्लीट डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट। तो इन कंक्लूजन की जगह यूज कर सकते हो इन सम, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टू समराइज द अबव। अब ये आप यूज कर सकते हो ईमेल में, आप ये यूज कर सकते हो कोई भी राइटिंग स्किल में, ठीक है, क्योंकि
ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं, आप जो बोलते जा रहे हैं वो हवा में टाइप हो रहा है और फिर आप बोलोगे हाँ ये जो कुछ सब कुछ था ना इसको समराइज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, कॉमन सेंस, राइट। तो वही चीज़ है जब आपको कोई ईमेल लिख रहे हो आप जिसमें आपने प्रपोजल लिखा है, जैसे कोई, ठीक है, आप कोई कंपनी के हो, मैनेजर हो, आपका काम है प्रपोजल टाइप करके भेजना, तो आपने प्रपोजल जब भेजा तो आपने सारी कंडीशंस लिख दी और उसके नीचे आपने लिख दिया कि भाई अगर मुझे सबको समराइज करना है तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आप या तो ईमेल लिखोगे कि भाई ये प्रपोजल भेजा है, ये इसकी समरी है, इस तरीके से काम करना है, या फिर आप कोई भी राइटिंग स्किल लिख रहे हो जहां आपने एक प्रॉपर आंसर लिखा और आप उसको अब समराइज कर रहे हो, टू समराइज द अबव स्टोरी या टू समराइज द अबव पैराग्राफ, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। तो जब भी आपको राइटिंग स्किल्स में यूज करना है, कंक्लूजन की जगह आप लिख सकते हो टू समराइज दी अबव। ऑब्वियसली अबव लिख रहे हो तो ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसी को समराइज करके लिख रहे हो, ये भी ज़रूरी है। सो कभी भी कोई भी राइटिंग स्किल जिसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और उसको आपको समराइज करते हुए कंक्लूजन देना है, देन यू विल यूज दिस फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, टू समराइज द अबव इन्फॉर्मेशन इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रेक्टिफाई द एरर्स अमेड इन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे आप इट लिख दो, ठीक है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई अगर मेरे को पूरी तरीके से समराइज करना हो इस पूरी सिचुएशन को जो मैंने लिखा है ईमेल, वो ये है कि इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए अगर आप जितने भी एरर्स हैं प्रोजेक्ट में उसको रेक्टिफाई यानी कि करेक्ट कर दो, ठीक कर दो, ठीक है। सो ओवरऑल आपने एक मेल लिखा, सपोज कि जो भी है, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज द प्रपोजल यू हैव सेंड स्टेटिंग, ये आपने लिख दिया प्रपोजल के बारे में, वी फाउंड आउट दैट दीज आर द मिस्टेक्स इन द प्रोजेक्ट और प्रपोजल, काइंडली गो थ्रू इट। और फिर आप नीचे लिख सकते हो इन शॉर्ट, या फिर आप लिख सकते हो टू समराइज द अबव information it would be very helpful for us if you could rectify the errors mentioned in the proposal। तो इससे क्या हुआ, आपने एक इन्फॉर्मेशन लिख दी, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे प्रपोजल पढ़ के रेक्टिफाई करने के लिए तो वो इतना ही पढ़ के समझ जाएंगे कि आप इतना क्या लिख रहे हो ईमेल में। अगर उनको लगेगा इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो वो क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है और उसको आप समराइज करके बताना चाहते हो नीचे, दिस इज हाउ यू विल राइट इन कंक्लूजन की जगह। नेक्स्ट, टू समराइज द अबव मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, ठीक है, कोई भी एक मेथड पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रॉपर थ्योरम है या मेथड है जो भी है, और वो पढ़ाया जा रहा है कि भाई इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं, इसकी एप्लीकेशन है, इसने डिस्कवर किया, ये कंक्लूजन है, ऐसा वैसा सब कुछ लिख दिया। फाइनली इसको यूज़ कहाँ करना है, वो है क्या, एक्चुअल पॉइंट। सो जब आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल, फाइनली कैसे यूज़ करना है, दैट इज व्हाट द कंक्लूजन। तो आप लिख सकते हो टू समराइज द अबव मेथड, क्योंकि टू समराइज द अबव के आगे कुछ भी हो सकता है, राइट, द अबव लाइन, द अबव इन्फॉर्मेशन, अबव मेथड, अबव मेल, अबव मैसेज, कुछ भी, ठीक है। सो अबव मेथड जो है, जो कि ऊपर मेथड दिया है, उसको यूज किया जाता है टू सॉल्व एनी क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब मैथमेटिक्स के नहीं हो तो पता होगा स्क्वायर रूट, नहीं पता सो यू नीड टू वॉच मैथ्स की क्लास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इज कंक्लूडेड दैट, यानी कि फाइनली ये कंक्लूजन निकला है, बहुत इजी है, राइट। सो फाइनल डिसीजन और स्टेटमेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, तो सारे फैक्ट्स आपने कंसिडर कर लिए और उसके बाद आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या है, फाइनल डिसीजन क्या है, मतलब आपका कंक्लूजन क्या है, राइट। तो हम लिख सकते हैं इट इज कंक्लूडेड दैट एंड देन यू मेंशन द फाइनल रीजन और फाइनल रिजल्ट इन फैक्ट। सो इट इज कंक्लूडेड दैट द मेडिसिन शुड बी स्टॉप। भाई आप गए, यू नो, आप फैमिली में सपोज आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को लेके गए हो हॉस्पिटल फॉर देयर रेगुलर ट्रीटमेंट या रेगुलर चेकअप, और मम्मा पापा, जैसे आप घर पहुंचे, मम्मी पापा ने पूछा भाई क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, तो आप बोल सकते हो इट इज कंक्लूडेड दैट द मेडिसिन कैन बी स्टॉप्ड एंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो आपने पूरा नहीं बताया कि क्या क्या हुआ, आपने सीधे अपना फाइनल कंक्लूजन बता दिया कि हमें मेडिसिन अब रोकनी है, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द, we don't have to continue the medicines, ठीक है। next is it is concluded that the loss to the company was not due to the employees। क्या हुआ भाई उस केस का, क्या हुआ आपके ऑफिस में, फाइनली व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या हुआ, कौन गिल्टी था एंड ऑल। तो आप बोल सकते हो भाई ये बस है फाइनल कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इन्वॉल्व नहीं था। इट इज कंक्लूडेड दैट द लॉस जो था कंपनी का, इट वाज नॉट ड्यू टू द एम्प्लॉयज, इट वाज फॉर समथिंग एल्स, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ऑन अ फाइनल नोट। ऑन अ फाइनल नोट का मतलब होता है कि भाई चलो अब सब हो गया तो फाइनली इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जब कोई प्रोग्राम को कंक्लूड कर रहे हो, कोई स्पीच को कंक्लूड कर रहे हो, अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हो, लिख सकते हैं ऑन अ फाइनल नोट, जिसका मतलब है कंक्लूडिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑन अ फाइनल नोट द प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय मंडे। भाई फाइनली इतना डिस्कशन जो है इसका फाइनल कंक्लूजन ये है कि मंडे तक मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीटेड चाहिए। सो ऑन अ फाइनल नोट इट कैन बी कंक्लूडेड, या फिर सीधे ही लिखना, आप तो लिखना ही नहीं, इट कैन बी कंक्लूडेड ऑन अ फाइनल नोट द प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड
completed by Monday, यानी ये क्या है, ये conclusion है. Next, on a final note, the decision led to a disaster for the employees. भाई क्या हुआ decision का, what was the like boss का reaction and all. See, on a final note, it was like disastrous for the employees, और the decision जो है led to the disaster for the employees. अब क्या था वो, कुछ भी हो सकता है, मे बी अब सैटरडेज को भी काम करना है, मे बी अब एक घंटा बढ़ा दिया डेली का, सो इट वॉज लाइक डिजास्टर्स फॉर ऑल द एम्प्लॉइज. सो ऑन अ फाइनल नोट मतलब फाइनल कंक्लूजन. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ऑन द होल. ऑन द होल यानी ओवरऑल. अब ओवरऑल समझ चुके हैं पहले ही, तो ये भी बड़ा आसान है. सो जनरल ओपिनियन और समरी ऑफ समथिंग. भाई अगर पूरी तरीके से मैं बताऊं तो पूरा ये समरी है, पूरा ये मेरा ओपिनियन है, ये डिसीजन है. सो ऑन द होल कैंडिडेट्स डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैम. भाई मेरे को पूरा अगर डिस्कशन आपको बताना है कि उनके जो भी इंटरव्यू था उसका पूरा का पूरा समरी ये था, कंक्लूजन ये था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और इसीलिए अच्छे जो है प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है. On the whole, the city was peaceful and beautiful. Hey, you went to that city. How was it? तो आप बोल सकते हो भाई पूरी तरीके से कंक्लूजन ये है कि सिटी बहुत खूबसूरत और पीसफुल थी, शांत थी. सो ऑन द होल क्या है, एक कंक्लूजन बताने का तरीका. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ओवरऑल इट मे बी सेड. भाई पूरी तरीके से ओवरऑल पढ़ लिया ना तो बहुत आसान है. भाई पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है या पूरी तरीके से ये कंक्लूजन है. सो ओवरऑल इट मे बी सेड दैट आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर परफॉर्मेंस. भाई पूरी तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं तो तुम्हारी परफॉर्मेंस से बड़ा इंप्रेस हुआ, बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारे काम से. सो ओवरऑल इट मे बी सेड यानी मेरा फाइनल कंक्लूजन. नेक्स्ट, ओवरऑल इट मे बी सेड दैट आई नीड अ ब्रेक टू डील विद अ सिचुएशन. भाई पूरी तरीके से अगर समरी या कंक्लूजन दूं तो ये है कि भाई मुझे एक ब्रेक चाहिए, अब मुझे छुट्टी चाहिए. क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा हो गया है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो मुझे अब कुछ टाइम चाहिए टू स्पेंड विद माई सेल्फ. सो ओवरऑल इट मे बी सेड कि भाई ये कंक्लूजन है दैट आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ लीव, आई नीड अ वेकेशन. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी इज. अब ये आप सिर्फ और सिर्फ यूज करोगे तब बताने के लिए जब कोई पूरा स्टोरी है, पूरा डिस्कशन हुआ, पूरा सिचुएशन हुआ, ठीक है. या आपके आंसर में आप लिख सकते हो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, या बुक के बारे में बता रहे हो तो भाई इस बुक की पूरी स्टोरी का मॉरल ये है, क्या सीखने को मिला. सो प्रैक्टिकल लेसन दैट इज लर्न फ्रॉम अ स्टोरी और इवेंट. कोई भी इवेंट हुआ, कोई सिचुएशन हुई, कोई स्टोरी, और उसका क्या लेसन सीखने को मिला, वो हो गया कंक्लूजन, वो हो गया मॉरल ऑफ द स्टोरी. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज ईजी टू गिव इंस्ट्रक्शंस दैन टू फॉलो देम. भाई पूरी सिचुएशन का यही मॉरल था कि बहुत ईजी होता है किसी को इंस्ट्रक्शन देना, बट उसको फॉलो करना बड़ा डिफिकल्ट है. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज नथिंग इज फॉरएवर. भाई पूरा मॉरल, पूरा जो निष्कर्ष है पूरी स्टोरी का वो यही था कि भाई कोई भी चीज़ फॉरएवर नहीं होती है, हर एक चीज़ जो है वो कुछ समय बाद हमसे दूर चली जाती है या खत्म हो जाती है. तो इस तरीके से कोई राइटिंग स्किल में आपको लिखना हो कंप्लीट कंक्लूजन या प्रैक्टिकल लेसन या इवेंट से आपने क्या सीखा, आप बोल सकते हो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू सम अप. यानी मुझे अगर कंप्लीटली पूरा निष्कर्ष निकालना है तो हम यूज कर सकते हैं टू सम अप. टू सम अप को मीनिंग में हमने बहुत देखा, राइट. सो दिस इज वन मोर वे दैट यू कैन गो फॉर. सो टू सम अप, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी. भाई मेरा इतना जो मैंने तुम्हें लेक्चर दिया है, डिस्कशन हुआ है, मुझे इसको अगर कंक्लूड करना है तो यही है, तुम्हें हेल्दी रहना है अगर, तो फिर तुम खाना ऐसा कुछ खाओ जो कि हेल्दी हो. मतलब सिर्फ जंक खाते रहते हो इसीलिए बीमार पड़ते हो. नेक्स्ट, टू सम अप यू नीड टू स्टार्ट मैनेजिंग ऑल योर एक्सपेंसेस. ठीक है, मैनेजिंग कर देंगे इसको. सो पूरा कंक्लूजन अगर मैं तुम्हें दूं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अब स्टार्ट कर देना चाहिए अपने पूरे एक्सपेंसेस को मैनेज करना, कहाँ खर्चा किया, कहाँ सेव किया, एवरीथिंग, बिकॉज तुम्हें याद ही नहीं रहता कि तुम्हारी सैलरी कहाँ जाती है. तो ये पूरा कंक्लूजन है कि तुम जो है अब मैनेज करना स्टार्ट कर दो अपने एक्सपेंसेस को. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू समराइज. वेरी इजी, इन समरी बोला तो वैसे ही आप टू समराइज बोल सकते हो. सो गिव अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग. अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उसको आपको समराइज करना है, टू समराइज अबव इन्फॉर्मेशन, या सीधे बोलना है टू समराइज तो भी बोल सकते हो. जैसे टू समराइज, दस इज एन दिस, ओके सॉरी, दिस वुड बी दिस. To summarize, this is a nice approach to solve the problem. भाई कंक्लूजन ये है कि ये जो अप्रोच इसने दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. देन टू समराइज, आई वांट टू से दैट आई रियली फाउंड द थ्योरी ट्रू इन माय केस. भाई मैं तो कंक्लूजन अगर दूं तो ये है कि उसने जो थ्योरी बताई वो मेरे केस में तो परफेक्ट बैठती है, मेरे लिए तो बिल्कुल सही थी. तो जब भी आपको किसी पॉइंट को समराइज करना है, कंक्लूड करना है, यू कैन गो फॉर टू समराइज. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट.
यानी मैं पूरी कथा बताऊं उससे अच्छा मैं तुम्हें कम शब्दों में बताऊं, तो भाई ये बात है, यानी कंक्लूड करना, राइट। सो यूज्ड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड इन अ फ्यू वर्ड्स विदाउट गिविंग ऑल द डिटेल्स, पूरी डिटेल्स ना देते हुए जो मेन पॉइंट्स है वो बताना इज व्हाट कंक्लूजन, एंड दैट इज ओनली जो आप यूज कर सकते हो टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोल के। जैसे टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दे डिसाइडेड टू कैंसिल द प्लान टेकिंग द वेदर कंडीशंस इनटू कंसिडरेशन। भाई जैसे उन्होंने देखा कि वेदर कंडीशंस बहुत खराब है, वेदर रिपोर्ट बड़ी खराब है, वो सब कंसिडर करते हुए उनने फाइनल डिसीजन ये लिया कि भाई हम नहीं जा रहे, हमने प्लान कैंसिल कर दिया। सो टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई वेदर कंडीशन की वजह से उन्होंने वेकेशन कैंसिल किया। देन टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नो एम्प्लॉय वाज फाउंड गिल्टी इन देयर ऑफिस। भाई पूरी स्टोरी को अगर शॉर्ट करूँ तो वो यही है, उनके ऑफिस में कोई भी एम्प्लॉय गिल्टी नहीं था, बल्कि गलती जो है वो बॉस की थी। क्लियर? ऑलराइट, देखते हैं द फर्स्ट वे, दैट इज लेट मी पुट इट टू यू दिस वे। ओ वाओ, इसका मतलब क्या है? देखो, लेट मी मतलब मैं, पुट इट यानी रखता हूं, ठीक है, इट मतलब इस बात को, टू यू यानी कि तुम्हारे सामने, दिस वे इस तरीके से। इसका मतलब समझे? इसका मतलब आपने बोला चलो मैं इस बात को तुम्हारे सामने अलग तरीके से रखता हूं। क्यों अलग तरीके से रख रहे हो भाई? ताकि तुमको समझ जाए, ठीक है। सो यूज टू से दिस बिफोर telling someone what you really think, especially if you are saying it as politely or gently as you can. Suppose आप जितना रिस्पेक्टफुली पोलाइटली बताना चाहते हो इस बात को, आप ये पहले बोल देते हो। क्यों? क्योंकि आप ये बता रहे हो कि अच्छा ठीक है, ये बात मैंने बोल दी, चलो मैं इसको ना इस तरीके से भी आपके सामने रख देता हूँ, तो थोड़ा और एक पोलाइट वे आ जाएगा। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है ना कि हम बात ऐसे करना नहीं चाहते हैं इतना हार्श या रूड वे में, बट बिकॉज हमारे जो चॉइस या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट कि आप राइट वर्ड्स चूज करके अपनी बात को फिर से रखो सामने वाले के पास, ताकि उसको और अच्छे से क्लियर हो कि आपका मतलब ये था कहने का, तब आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट मी पुट इट दिस वे, आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्टी। अब आप ऐसा होगा किसी ने बोला कि ओ कम ऑन, वहाँ पे पार्टी रखी है तो तुम चल रहे हो ना, ऐसा करके, तो यू विल बी लाइक कि सी आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव दिस प्रेजेंटेशन, दिस प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, देन आई हैव टू वॉश माई लॉन्ड्री, आई हैव टू क्लीन द हाउस, ऐसे करके ना रीजंस दे रहे हो। अब सामने वाले ने बोला ओके ठीक है, आपको लग रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो द पर्सन कैन बी लाइक ओके ठीक है, फिर तुम कब तक फ्री हो जाओगे, तो अपन उतने बजे चल देंगे। भाई आप इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हो कि आप जाना ही नहीं चाहते वहाँ पे, बट वो नहीं समझा सामने वाला, तो आप उसको कैसे बोलोगे? आप उसको बताओगे ना चलो मैं तुमको इस तरीके से बोलता हूँ कि मैं उस पार्टी में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट मी पुट इट दिस वे, आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्टी, या फिर लेट मी पुट इट टू यू दिस वे, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे टू यू भी लिख सकते हो। सो यू हैव गॉट बोथ द वेज, इधर आप टू यू यूज करो या ना करो आपके ऊपर है, बट इफ यू वॉन्ट टू लाइक कीप आपका पॉइंट थोड़ा अलग तरीके से सामने वाले के सामने, तो आप यूज कर सकते हो लेट मी पुट इट टू यू दिस वे। देन लेट मी पुट इट दिस वे, इट ही माइट बी रिच बट ही इज नॉट काइंड टू पीपल। भाई देखो, लेट मी पुट इट दिस वे बोलो या फिर लेट मी पुट इट टू यू, ठीक है, क्योंकि टू यू ना मतलब मैंने आपको इसलिए बता दिया बिकॉज इस तरीके से भी यूज होता है। चाहो तो टू यू को ना इस तरीके से रख लो ब्रैकेट में, सो दैट आपको यूज करने का है या नहीं करने का, इट्स अपॉन टू यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेट मी पुट इट या लेट मी पुट इट टू यू दिस वे, ही माइट बी रिच। अब जैसे डिस्कशन चल रहा है किसी का, यू नो द पर्सन इज वेरी नाइस, वो बहुत पैसे वाला है, बहुत रिच है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसे करके। अब आपने ना बोला कि सी आई फील कि पीपल कैन बी रिच बट दे शुड हेल्प अदर्स, ऐसा करके ना आपको लग रहा है कि नहीं वो समझ नहीं पा रहा आप डायरेक्टली क्या बोल रहे हो, तो आप बोल सकते हो सी लेट मी पुट इट टू यू दिस वे दैट ही माइट बी वेरी रिच बट ही इज नॉट एट ऑल काइंड टू पीपल। तो यानी वो बिल्कुल भी लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है, तो फिर रिच होने का क्या मतलब है। सो इस तरीके से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। डन? ऑलराइट, तो समझ रहे हो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई इसी पॉइंट को आपने एक अलग तरीके से यूज किया या एक अलग तरीके से सामने बताया, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि आपका डायरेक्ट मतलब क्या है। डन? ऑलराइट, देन इज वॉट आई मीन इज, मेरे कहने का मतलब ये है। कई बार होता है ऐसा कि हम ना अपना पॉइंट रख तो देते हैं, हमारे दिमाग में ये नहीं चलता कि हमें सामने वाले को इंसल्ट करना है या फिर डिसरिस्पेक्ट करना है, और हम ऐसा कुछ बोलते हैं, बट वही चीज़ है ना, आपका वे, आपका टोन ऑफ वॉइस एंड योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैन मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस रख सकते हैं। और अगर आपने एक बार बोल दिया तो वापस तो जाएंगे नहीं वो वर्ड्स, राइट? आपके पास तो रिवाइंड का बटन है नहीं। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कि आपको इसकी ना नौबत ही ना आए यूज़ करने की। सो इसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा सही वर्ड्स यूज़ करना है। बट सपोज कई बार होता है
बिकॉज ऑफ कभी भी हम गुस्से में हैं, द हीट ऑफ द मोमेंट, या फिर हम समझते नहीं, सोचते नहीं और हम बोल देते हैं. सो इफ़ यू वांट कि आप उसको चीज़ को थोड़ा ठीक करो, थोड़ा रेक्टिफाई करो कि सामने वाले को समझ आए कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, तो आप क्या बोलते हैं, वैसे ही बोलते ना, सी मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था. तो हम बोल देंगे व्हाट आई मीन इज. सो यूज टू टेल व्हाट यू एक्चुअली वांट टू से, सो दैट योर पॉइंट इज मोर क्लियरर. आप इसको तब यूज करोगे जब आप सामने वाले के सामने अपना पॉइंट ऐसे रखना चाहते हो जो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए उसके लिए. ठीक है, आप ये नहीं चाहते हो कि आपने बस ऐसे बोल दिया और हो गया काम. नहीं, आप चाहते हो कि आपने जो बोला वो ज्यादा क्लियरली पहुंचे उस तक. तब आप यूज कर सकते हो व्हाट आई मीन इज. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट आई मीन इज ही वॉज बेटर देन यू बट यू वर नॉट बैड. ठीक है, सपोज ऐसा हुआ कि आपके ना, आप अपने फ्रेंड का प्रेजेंटेशन या फिर बोल सकते हो परफॉर्मेंस देखने गए. ठीक है, एनुअल फंक्शन है, परफॉर्मेंस देखने गए हो, सबको इनवाइट किया है, आप भी गए हो. अब आपका कोई फ्रेंड है और एक और पर्सन है, दोनों ने परफॉर्म किया. एंड नाउ जब सब परफॉर्मेंस वगैरह हो गई, आपके फ्रेंड ने पूछा भाई कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस, और मुझे नहीं लगता उसका इतना अच्छा था, मेरा ज़्यादा अच्छा था, ऐसा करके. अब आपने बोला देखो तुम इस तरीके से भी कर सकते थे, तुमने ये किया, उसने देखो ये अच्छा किया, ऐसे करके. अब हो सकता है आपके फ्रेंड को ये ना लगे कि भाई ये तो मेरी बुराई कर रहा है, तो आप बोल सकते हो देखो मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम बुरे नहीं थे पर उसने तुमसे ज़्यादा अच्छा किया. इसका मतलब ये नहीं कि तुमने खराब किया, तुमने अच्छा किया, दोनों का अच्छा परफॉर्मेंस था बट उसका बेटर था. तो क्या हुआ, ये पॉइंट क्लियर हो गया, राइट, कि तुमने खराब नहीं किया है, उसने ज़्यादा अच्छा किया है. दोनों में बहुत फर्क होता है कि तुमने बहुत खराब किया और तुमने खराब नहीं किया पर उसने बेहतर किया. सो व्हाट आई मीन इज ही वॉज बेटर देन यू बट यू वर नॉट बैड. तो आपने इस पॉइंट को और क्लियर कर दिया ताकि सामने वाला अगर थोड़ा हर्ट भी हो गया, उसको लगा हो कि भाई क्या कर रहा है, मतलब क्यों ऐसे बोल रहा है, तो अब उसको समझ आ जाए अच्छा आपका ये बोलने का मतलब है. देन what I mean is that the facts are same but your conclusion is different than mine. तो ये नहीं है, ये है the facts. ठीक है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि देखो मेरा मतलब ये है कहने का कि दोनों के हमारे जो फैक्ट्स हैं, जो तर्क हैं, वो बिल्कुल सही है, बट जो तुमने कंक्लूजन निकाला इस बात का वो अलग है और मेरा अलग है. ठीक है, इसमें मैंने कहीं नहीं बोला तुम गलत हो या सही हो, बट मेरा कंक्लूजन अलग है. सो अगर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत देर तक एक्सप्लेन कर रहे हो, सामने वाले को नहीं समझ आ रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो आप बोल सकते हो देखो फैक्ट्स सही है दोनों के, मैं ये नहीं बोल रहा तुम गलत हो, बट मेरा ये मानना है, तुम्हारा ये मानना है, फिर पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा सा डिस्कशन होगा और उसको बुरा नहीं लगेगा जिससे भी आप ये बोल रहे हो. सो यू कैन यूज दिस व्हाट आई मीन इज, भाई मेरा कहने का ये मतलब है. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू पुट इट अनदर वे. इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए. और जब हम बोलें कि टू पुट इट अनदर वे, यानी कि चलो उसको दूसरी तरीके से मैं आपके सामने रखता हूँ. ठीक है, तो जब हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाता है, यूज्ड व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ डिफरेंट वे इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो आपको लग रहा है कि शायद आपने जो बोला वो ना सामने वाले को इतना क्लियर नहीं है, उसके लिए इजी नहीं हो रहा है समझने के लिए, तब आप इसको यूज कर सकते हो. सो जब आप अपने पॉइंट को कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हो ताकि जो भी पर्सन है वो इस चीज को इजीली समझ जाए, तब हम इसे यूज करते हैं. सो आई थिंक दिस टाइम यू हैव नॉट गॉट अ गुड फीडबैक. तो ये हो जाएगा हैव नॉट. To put it another way, Rahul, your performance has been really bad. तो अगर हो सकता है, देखो किसी ने बोला कि बताओ मेरा क्या दिक्कत थी, उन्होंने मेरे को क्यों निकाल दिया, मेरा क्यों रिजेक्ट कर दिया प्रेजेंटेशन, ऐसा वैसा. अब आप उसको समझा रहे हो कि ये गलती थी, ये गलती थी, वो नहीं समझ रहा है. ठीक है, तो आप बोल सकते हो देखो मैं ना तुम्हें अलग तरीके से सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि देखो इस बार ना तुम्हें अच्छा फीडबैक नहीं मिला है. इसका मतलब क्या है, तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इस बार बहुत खराब था. ठीक है, सो इफ यू वांट कि आप दूसरे पर्सन को इजीली एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दो कि सी योर परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड, इट वाज रियली बैड, इसीलिए तुमको अच्छा फीडबैक नहीं मिला है. इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस जो है वो पार्शियलिटी कर रहे हैं या फिर टीचर ने पार्शियलिटी की. नहीं, तुमने सच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम. तो इस तरीके से आप सीधे सीधे उसको समझा रहे हो ताकि उसकी गलतफहमी दूर हो जाए. देन everyone had to face difficulties in life. To put it another way, you should not get disheartened by the failure. सपोज अगर कोई बहुत सेम चीज़ है, ठीक है ना, राहुल इज लाइक हे दिस कांट हैपन, आई वर्क सो हार्ड फॉर इट, ऐसा वैसा ये वो. ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं इसको समझाना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो देखो हर किसी को ना मुश्किलें फेस करनी पड़ती है लाइफ में. आपको लग रहा है शायद इसको समझ नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हो सी टू पुट इट अनदर वे. अगर मैं अलग से समझाऊं तुमको तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने फेलियर से डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू फील बैड और यू डोंट हैव टू
फील सैड बिकॉज ऑफ द फेलियर। आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट और अगली बार अच्छे से करना। तो क्या है भाई, आपने जब एक पॉइंट बोला, आपको लग रहा है सामने वाले को नहीं क्लियर हुआ है, देन आपको कोई दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा ना, दूसरे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो आप बोल सकते हो टू पुट इट अनदर वे। अगर मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊं तो भाई ऐसा ऐसा है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज टू पुट इट सिंपली, यानी बहुत ही सिंपल आसान तरीके में बोले तो भैया ये है, ठीक है। तो जब आप अदर वर्ड्स यूज कर रहे हो, ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू मेक इट मोर क्लियर, मोर सिंपल, राइट। तो आप तभी तो उसको यूज कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे बस उसको और लेवल बढ़ा के बताओगे, नहीं। तो जब आप ये सारे तरीके यूज करते हो तो आप ऑब्वियसली आप कर क्या रहे हो, एट द एंड आप उस चीज को सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हो। सो व्हेन यू से टू पुट इट सिंपली, यानी कि मैं अपनी बातों को अगर सिंपल भाषा में तुम्हारे सामने रखूं तो, सो यूज्ड फॉर सेइंग दैट यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग इन अ क्लियर एंड सिंपल मैनर। तो ये आप तब यूज कर रहे हो जब आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं अगर क्लियर और बहुत साफ सुथरे और बहुत आसान तरीके में बताऊं तो भाई ये ऐसा है। जैसे टू पुट इट सिंपली, आई फेल्ड इन द इंटरव्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू के लिए गए, घर आए, आपके मम्मा पापा ने पूछा कि भाई इंटरव्यू कैसा था एंड ऑल। आप बोल सकते हो देखो पहले मैं गया, फिर मैं बैठा, फिर मुझसे उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया, मेरे को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने लास्ट जॉब क्यों छोड़ दी, मैंने बोल दिया गलती से कि बॉस मेरे को अच्छे नहीं लगते थे, ऐसा वैसा। अब आपको लग रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है मम्मी पापा को, तो आप बोल सकते हो देखो सीधे सीधे बोलूँ तो मैं फेल हो गया, मेरे को रिजेक्ट कर दिया इंटरव्यू में, ठीक है। सो टू पुट इट सिंपली, यानी अगर सिंपल भाषा में एक शब्द में या एक लाइन में बताऊं तो मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, टू पुट इट सिंपली, शी इज नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन। सेम थिंग, ऑफिस की सिचुएशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गिव द प्रेजेंटेशन, यू केम आउट। अब आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि उन्होंने कुछ भी फीडबैक नहीं दिया, तुम्हें क्या लगता है कैसे क्या है। तो तुम बोल सकते हो देखो तुमने ना ये जो स्लाइडर बनाई थी वो ना अच्छे से दिख नहीं रही थी, इसमें तुमने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं उसमें कुछ गलतियाँ थी, इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तुमने डिजिट्स गलत लिख दिए थे, ऐसा वैसा। तो पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो आप बोल सकते हो सी इफ हैव टू पुट इट सिंपली, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे साफ साफ आसान भाषा में बताऊं तो प्रेजेंटेशन तुम्हारा जो उनको अच्छा नहीं लगा, शी इज़ नॉट हैप्पी विद योर प्रेजेंटेशन, इसीलिए तुमको उन्होंने कोई भी फीडबैक नहीं दिया। तो अगर आप किसी को भी एक सिंपल भाषा में किसी बहुत कॉम्प्लेक्स बात को एक लाइन में समझा देना चाहते हो, एक अल्टीमेट रिजल्ट दे देना चाहते हो उनको, देन यू कैन गो फॉर टू पुट इट सिंपली। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज लेट मी पैराफ्रेज दैट। अब ना आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस भी स्कूल टाइम में देखने को मिलते हैं। पैराफ्रेज, इसका मतलब होता है कुछ आपको दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, लिखा हुआ, अब आपको ना इसको थोड़ा और अलग तरीके से कुछ अपनी अलग भाषा में, भाषा का मतलब ये नहीं है अगर हिंदी में दिया हैव टू चेंज इट टू इंग्लिश एंड राइट इट, या फिर आपको इंग्लिश में दिया आपको स्पेनिश में लिखना है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना पैराफ्रेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास जैसे ये पूरी 3-4 लाइंस हैं, अब मैं आपको बोलूँ पैराफ्रेज दिस, तो आप क्या करोगे, इसको ना थोड़ा अलग तरीके से बताओगे, थोड़ी अलग वर्ड्स का यूज करोगे, उसे कहते हैं पैराफ्रेज करना। तो अलग वर्ड्स का यूज करो, राइट। तो इन अदर वर्ड्स ही तो हुआ उसका मतलब। सो जब आप कुछ अलग तरीके से बताना चाहते हो, देखो मैं इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से समझाता हूँ, तो बोलोगे paraphrase, ठीक है। So to repeat something using different words to make the meaning clearer. So if you want to say let me paraphrase that, इसका मतलब होता है कि भाई मैं इस बात को थोड़ा और अलग शब्दों में, थोड़ा सिंपल लेवल में, थोड़ा क्लियरर वे में तुम्हें बताता हूँ। जैसे let me paraphrase that, I was told that if I say no to work on this project, the boss would not allow me to work in this ऑफिस। सपोज अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है जो कि बहुत डिफिकल्ट था, आप नहीं कर पाते इसको, आपने ना कोशिश की बट आप नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे। नाउ इफ योर फ्रेंड इज लाइक तुमने क्यों हाँ बोला प्रोजेक्ट के लिए, तुम्हें मना कर देना चाहिए था, आप बता रहे हो देखो ऐसा नहीं है, बॉस ने दिया है तो करना पड़ेगा, ये वो। अब उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको और क्लियर करना चाहते हो, सो यू विल बी लाइक देखो अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे बताऊं, सो लेट मी पैराफ्रेज दैट, कि बॉस ने मुझे सीधे सीधे बोल दिया था अगर मैं इस प्रोजेक्ट को मना कर देता हूँ, इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रेडी नहीं होता हूँ, तो वो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे, मुझे वो काम करने नहीं देंगे। तो आपने क्या किया, आपने और सिंपल वे में और क्लियर वे में अपना पॉइंट रख दिया कि भाई ऐसा ऐसा रीजन था, इसीलिए मुझे इस प्रोजेक्ट को हाँ बोलना पड़ा, आई कुड नॉट डिनाई इट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज दैट इज टू से। इसका मतलब कि भाई जो कुछ भी मैंने बोला है इसका मतलब ये है। तो जब आप मतलब बता रहे हो किसी चीज़ का, आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बात को और क्लियर वे में, दूसरे तरीके से और आसान ही एक आसान भाषा और एक आसानी से समझाना चाहते हो।
So use to indicate that you are about to express the same idea more clearly. If you say that is to say, आपने कुछ बोला, आपने explanation दिया, उसके बाद आपने लिखा that is to say और फिर आप अपना point view रख रहे हो. So इसका मतलब ये है कि आपने जो बात बोली है उसको आप एक और आसान तरीके से, एक आसान भाषा में और क्लियर करते हुए समझाना चाह रहे हो. जैसे You can do whatever you want, but don't get disappointed if no one will appreciate your work. ये आपने बोला. अब आपको लग रहा है कि इसको मुझे ना थोड़ी और आसान भाषा में समझाना चाहिए सामने वाले को, तभी उनको क्लियर होगा. So you'll be like, that is to say, do anything but be prepared for criticism. तो आप एक्सप्लेन करो सबको कि देखो तुमको जैसा सही लगता है तुम वो कर सकते हो, बट फिर डिसअपॉइंट मत होना अगर तुम्हें कोई बोले नहीं कि तुमने काम अच्छा किया है या तुम्हारी बुराई निकाल दे काम में से, तो बुरा मत फील करना, ऐसा वैसा समझा रहे हो. आपको लग रहा है कि इसको ना थोड़ा और क्लियर वे में समझाना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो भाई इसका मतलब है दैट इज टू से कि कुछ भी करो, करने के लिए मनाही नहीं है, बट फिर अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा, अगर कोई नेगेटिव कमेंट देगा या फीडबैक देगा तुम्हें, तो फिर उसके लिए ना तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना है. सो ये एक पर्टिकुलर जो लाइन है वो इसका क्या है, एक समरी है, एक जस्ट है, बोल सकते हो कि भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस. नेक्स्ट, दे, दैट इज टू से सुनीता एंड राहुल वर डिबेटिंग ऑन द सेम थिंग. अब आप ऐसे बोल रहे हो, सी दे वर डिबेटिंग ऑन द सेम थिंग. अब आप किसी ने पूछा कि दे कौन, तो आप बोल सकते हो दे, इसका मतलब ये दो पर्सन सुनीता एंड राहुल. फॉर एन एग्जाम्पल, ये लोग इसी पॉइंट पे डिस्कस या डिबेट कर रहे थे. तो आपने क्या किया, आपने और क्लियर कर दिया कि भाई दे का मतलब क्या है, मैं किस किस को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ. तो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू क्लियर सम वर्ड कि भाई इसका मतलब क्या है, या फिर मैंने जो कुछ भी बोला उसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली आप इसको यूज कर सकते हो. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू पुट इट डिफरेंटली. यानी आपने कोई पॉइंट रखा, ठीक है, और अब आप बोल रहे हो कि भाई मैं इसको अगर अलग तरीके से समझाऊं तो. जैसे ऐसा कई बार होता है ना कि आप कभी कोई नोट्स बना रहे हो या आप किसी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है इसको मुझे इस तरीके का एक शॉर्टकट बना लेना चाहिए या इसको याद करने का ये एक तरीका है, तब आप इसे यूज़ करते हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेल समथिंग एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से, एक अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, तब आप बोलेंगे टू पुट इट डिफरेंटली, विच मीन्स अदरवाइज stated. So when you want to tell the same thing that you just said in a different way, using different words in a different tone of voice to make it more clearer, more simpler, तब आप यूज कर सकते हो to put it differently. जैसे कि different jobs require different skills, or to put it differently, you must be efficient in your work for the selection. किसी ने बोला कि भाई ये जॉब वैकेंसी आई है, ये एलिजिबिलिटी है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. नाउ द पर्सन इज टेलिंग यू कि देखो हर एक जॉब में डिफरेंट स्किल्स चाहिए होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है. अब उसको लग रहा है कि आपको ना एक शब्द में समझाना पड़ेगा. सो द पर्सन विल बी लाइक टू पुट इट डिफरेंटली. अगर मैं इसको अलग तरीके से तुम्हें समझाऊँ, इसका मतलब यू मस्ट बी एफिशिएंट इन योर वर्क फॉर द सिलेक्शन. भाई तुम जिस काम के लिए चाह रहे हो कि मैं ये जॉब करूंगा, तो तुम उसमें बहुत एफिशिएंट, ऐसा नहीं कि काम चलाओ काम आता तुमको, सिर्फ थोड़ा बहुत पता है, नहीं. जो भी चीज़ तुम चाह रहे हो भाई, जिस भी वैकेंसी के लिए ऑप्ट करना कि तुम इस काम के लिए जाना चाहते हो, तो तुम्हें वो आना चाहिए. यू शुड बी एफिशिएंट इनफ. इट शुड नॉट बी लाइक बस बोल दिया कि मेरे को ये बनना है एंड यू विल गो. तो आपने क्या किया, पहले तो आपने एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फिर आपने उसको और ईजी वे में समझाया, तो इट विल बी लाइक दिस. नेक्स्ट, or to put it differently, did that city improve the living conditions of its people, or are they still not doing anything for them? सपोज आप किसी प्लेस पे गए, आप किसी जगह पे गए, ठीक है, आपको लगता है कि वहाँ पर ना बिल्कुल भी कंडीशन सही नहीं है, जो भी लोग हैं, द मिनिस्टर्स एंड ऑल, दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर कि उनकी जो सिटी है उसको डेवलप करें इस तरीके से. सो आप जो है सब कुछ पूछ रहे हो कि भाई फिर वहाँ पे ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या ये हुआ कि नहीं हुआ, वो नहीं हुआ कि नहीं हुआ. तो अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे इसको थोड़ा सिंपल भाषा में पूछना है. सो यू विल बी लाइक और टू पुट इट डिफरेंटली, या फिर मैं इसको और डिफरेंट वे में तुम्हारे सामने रखूँ, तो क्या वो सिटी ने अपनी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव की है या नहीं, या फिर अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो सिटी के लोग अपने लोगों के लिए. यानी अल्टीमेटली जो भी लीड है, जो भी हेड है, जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस सिटी के लिए. तो आप क्या कर रहे हो, आपने ना अल्टीमेटली ये पूछना चाहा था. इसके पहले हो सकता है आपने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया, यू विल बी लाइक और टू पुट इट डिफरेंटली. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज पुट सिंपली. अब इसका मतलब क्या है कि आप किसी बात को ऑब्वियसली एक सिंपल तरीके से रख रहे हो. नाउ दिस इज समथिंग जो कि आप एक इनफॉर्मल वे में ही यूज करोगे. डू नॉट गो फॉर इट एक फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में, बिकॉज
समझ ही आ रहा है, राइट? मतलब हम इसको ना ऐसे रिस्पेक्टफुली नहीं बोल रहे हैं कि लेट मी पुट इट टू यू सिंपली या फिर इन सिंपल वर्ड्स, तो वो थोड़ा हो जाता फॉर्मल। तो इसको आप फॉर्मल में यूज़ नहीं करोगे, बट येस आप ये यूज़ कर सकते हैं जब जैसे आप एक सिंपल वे में किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो जो कि आपके क्लोज वंस हैं या एक इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन का हिस्सा है। सो यूज्ड फॉर सेइंग दैट यू आर जस्ट गिविंग द बेसिक फैक्ट्स, जब आप बेसिक कोई बात बता रहे हो अबाउट अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अगर कोई भी सिचुएशन या कोई भी लाइन जो आपने अभी बोली वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट है उसको, तो अगर आप उसको थोड़ा आसान भाषा में समझाना चाहते हो यू कैन गो फॉर पुट सिंपली। सो पुट सिंपली इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड नॉट रिफ्यूज। भाई देखो सीधी सीधी सिंपल भाषा में अगर मैं दूं तुम्हें लिखकर, इसका मतलब कि तुम ये जो अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि तुम उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। सपोज अगर कोई आया और किसी ने बोला किसी आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे हाँ बोलना है कि नहीं बोलना है एट ऑल, एंड यू आर लाइक कि देखो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज ऑफर कर रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुमने इसको हाँ बोला देन यू विल गेट मोर पर्क्स, यू विल गेट मोर चांसेस टू फ्लरिश, ऐसा वैसा आपने सब समझा दिया। अब आपको लग रहा है इसको ना एक शब्द में अगर उनको या एक लाइन में इसको समझाने का है जो भी कॉम्प्लिकेटेड बात है, देन आई कैन से पुट सिंपली इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी। अगर सीधे सीधे सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दैट आई कुड नॉट रिफ्यूज, यानी कि ये एक ऐसा कुछ है जो मैं तो रिफ्यूज नहीं कर पाया। सो इट्स अप टू यू, यू शुड ऑल्सो नॉट रिफ्यूज इट। देन पुट सिंपली द मूवी वॉज नॉट दैट इफेक्टिव विदाउट हिज एक्ट। सपोज आप डिस्कस कर रहे हैं कि मूवी कैसी थी, सम पीपल आर लाइक अच्छी नहीं थी, सम पीपल लाइक बहुत अच्छी मूवी थी, कितना प्यारा स्क्रिप्ट था, एवरीबडी वाज सो नाइस, ऐसा वैसा एंड ऑल। आपको लगता है कि नहीं, अगर ये पर्सन या ये एक्टर नहीं होता, अगर वो नहीं करता इस चीज़ को मैं एक्ट, तो फिर वो मूवी बिल्कुल भी काम की नहीं थी। सो यू विल बी लाइक सी, अगर मेरे को सीधे सीधे बताना है साफ शब्दों में, तो फिर अगर ये एक्टर नहीं होता या इसका ये वाला एक्टर नहीं होता तो मूवी अच्छी नहीं थी। सो द मूवी वॉज नॉट दैट इफेक्टिव विदाउट हिज एक्ट, और आगे लिख दिया आपने पुट सिंपली। सो यस दिस इज समथिंग जो आप यूज करोगे जब आपको सिंपल वे में अपनी बात को सामने रखना है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट आई वांटेड टू से इज। भाई मैं ये बोलना चाह रहा था, तो कब बोलोगे मैं ये बोलना चाह रहा था? जब आपने कुछ कहा एंड यू फेल्ट कि भाई हो सकता है इसका ना ऑपोजिट मीनिंग पहुंच रहा है सामने वाले तक, या उसको इतना इजीली क्लियर नहीं हुआ होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तब आप बोल सकते हो व्हाट आई वांटेड टू से इज। सो यूज्ड टू मेक योर पॉइंट मोर क्लियरर। इफ यू हैव सेड समथिंग that you feel was not that polite or respectful या clearer to the person, to the listener, और अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा अलग तरीके से बताने का कि भाई मेरा ये मतलब था, don't take it otherwise, तब आप बोल सकते हो what I wanted to say is. For an example, I said presentation was not that good. What I wanted to say is your presentation could not clear the objective of it. अब suppose किसी ने बोला कि hey how was my presentation, did you like it, ऐसा वैसा, एंड यू वॉन्टेड टू टेल द पर्सन कि नहीं वो अच्छा नहीं था, आपने बोल दिया कि योर प्रेजेंटेशन वॉज नॉट दैट गुड। ठीक है, अब सामने वाले को लगेगा कि भाई अच्छा ही नहीं था क्या, ऐसे क्या कर दिया एंड ऑल, तो यू विल बी लाइक नहीं मेरा ये मतलब नहीं था कि ओवरऑल इट वाज नॉट गुड, मेरा ये कहने का मतलब है व्हाट आई वांटेड टू से इज कि भाई जो प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर नहीं था, तो कितना भी अच्छा तुमने प्रेजेंटेशन दे दिया इट वाज नॉट यूजफुल। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव को क्लियरली स्पेसिफाई करना या बताओ तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता। तो अगर आप पहली वाली लाइन बोल के छोड़ देते तो सामने वाले को लगता कि भाई पूरा ही प्रेजेंटेशन खराब है, उसको बुरा लग जाता, लड़ाई हो जाती, राइट। बट अगर आपने आगे समझा दिया कि भाई ये मेरा मतलब है, देन इट इज गोइंग टू मेक इट मोर क्लियरर। ठीक है, नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू गो आउट टुडे, व्हाट आई वांटेड टू से इज आई एम नॉट फ्री सो कांट जॉइन यू गाइस। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कॉल किया कि चलो भाई आज बाहर चलते हैं घूमने, फ्रेंड्स ने कॉल किया, आप बोल रहे हो कि मुझे नहीं जाना आज बाहर। अब आपने ये बोल दिया तो मे बी उनको लग रहा है कि ये आ सकता है पर आना नहीं चाहता। सो विल बी लाइक मेरा ये कहने का मतलब है कि आज मेरे पास इतना सारा काम है कि मैं आ ही नहीं सकता, सो आई कांट जॉइन यू गाइस। तो पहले वाले पॉइंट में और बाद वाले पॉइंट में कितना डिफरेंस है, समझ रहे हो? तो आपने पहले वाले पॉइंट तो बोल दिया बट आपको लगा कि नहीं इससे मेरा मीनिंग क्लियर नहीं हुआ है। टू मेक इट मोर क्लियर आप बोलते हैं इन अदर वर्ड्स, तो आप बोल सकते हो व्हाट आई मेंट वाज या फिर व्हाट आई वांटेड टू से इज। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज टू रीफ्रेज इट। री मतलब फिर से, फ्रेज मतलब जो कुछ बोला है उसको फिर बोलना। ठीक है, तो जब हम पैराफ्रेज बोल रहे थे ऐसा ही एक होता है रीफ्रेज, यानी मैंने जो कुछ भी बोला है उसको मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ बट एक अलग तरीके से ताकि वो क्लियर हो जाए। सो टू से समथिंग अगेन इन अ डिफरेंट एंड यूजुअली क्लियरर वे, एक अलग तरीके से बट एक क्लियर वे में अगर किसी बात को बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे? टू रीफ्रेज इट। सो लाइफ इज ऑलवेज चैलेंजिंग
To rephrase it, one has to face difficulties to achieve something great. Suppose अब सब लोग बात कर रहे हैं कि मैं तो कभी भी कुछ करने जाता हूँ, कोई ना कोई डिफिकल्टी आ जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वैसी हो जाती है, नॉल, और आपने बोला सी लाइफ इज ऑलवेज चैलेंजिंग, इतना बोल के खत्म कर दिया आपने, तो सामने वाले को थोड़ा समझाओ तो सही, राइट? तो आप ये बोलना चाहते हो कि डू रीफ्रेज इट, यानी मैं इसी बात को अच्छे से समझाऊं या अच्छे से बोलूं, तो मेरा मतलब था कि हर किसी को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो। Next, to rephrase it, Sunita said, "Sir, I just want your phone to make an important call so that it sounds like a request." तो सपोज अगर सुनीता है कोई पर्सन, ठीक है, उसको ना इंपॉर्टेंट कॉल करना है, फ़ोन की बैटरी डेड है या फिर तरीका नहीं, फ़ोन नहीं है ऑल, और इमरजेंसी है। सो द पर्सन जो सुनीता है, शी वेंट टू अ पर्सन एंड शी वॉज लाइक कि मेरे को प्लीज़ आप अपना फ़ोन दे दो। तो सामने वाले को ऐसा था कि व्हाट हैपेंड, तो उसने क्या किया, उस बात को थोड़ा और अच्छे क्लियर वे में और अलग तरीके से बोला, तो शी रीफ्रेज्ड इट। तो कैसे रीफ्रेज किया कि भाई आई हैव टू मेक एन इंपॉर्टेंट कॉल। क्यों रीफ्रेज किया? सो दैट जो भी वो बोल रही है इट साउंड्स लाइक अ रिक्वेस्ट, नॉट लाइक एक धमकी, भाई फ़ोन दे दो, मेरे हवाले कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। सो जब आपको कोई अपना पॉइंट जो है उसको और अच्छे तरीके से और सिंपल वे में बोलना है, तभी तो हम इन अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो उसी के लिए एक और तरीका है, दैट इज़ टू रीफ्रेज इट। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज दिस मीन्स। अब ये बड़ा ही आसान सा बहुत कॉमनली यूज्ड वे है, भाई इसका मतलब ये है। कब बताओगे इसका मतलब ये है? जब आपको लग रहा है कि आपने जो कुछ बोला है वो तक क्लियर नहीं हुआ होगा सामने वाले को, राइट? सो यूज टू एक्सप्लेन योर पॉइंट एंड मेक इट मोर क्लियर। तो आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हो, यू हैव टू मेक इट मोर क्लियर टू द लिसनर, तब आप बोलोगे दिस मीन्स। जैसे आई एम नॉट सूटेबल टू आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आर दे गिविंग दिस मच डिस्काउंट, दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग इतना मैसिव डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, इतना ज़्यादा, मतलब 90% ऑफ जो होता ही नहीं है, मतलब इतना % ऑफ क्यों चल रहा है प्रोडक्ट्स पे। इसका मतलब कि प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही बुरी क्वालिटी के एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होंगे, इसीलिए वो इस डिस्काउंट को दे रहे हैं। सो आपने ये बता दिया कि आपको किस बात पे कंफ्यूजन हो रहा है, बट उसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्लियरली आपने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मुझे लगता है प्रोडक्ट गंदी क्वालिटी के होंगे, इसीलिए वो डिस्काउंट दे रहा है। नेक्स्ट, यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, दिस मीन्स दैट यू आर रेडी फॉर द जॉब नाउ। किसने बोला? किसी। यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, राइट? दिस मीन्स कि तुम जॉब के लिए अब रेडी हो। तो इसका मतलब ये हुआ। तो आपने एक सिंपल भाषा में बता दिया कि सी यू हैव कंप्लीटेड योर एजुकेशन, इन अदर वर्ड्स यू आर रेडी नाउ फॉर अ न्यू जॉब या फॉर अ जॉब। इसका मतलब तुमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, अब इसका मतलब ये हुआ, या अलग शब्दों में मैं बोलूँ तो इसका मतलब अब तुम्हें नई जॉब चाहिए। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, यानी कि ये जो मैंने बात बोली उस बात को, जो बात क्या है, इट से बताई गई है, ठीक है, इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में रख के बताऊं, सो टू पुट इट, टू पुट दिस थिंग जो मैंने बोला है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, तो भाई ऐसा होगा। तो क्लियरर हो जाता है मीनिंग जब आप ना उसको थोड़ा ऐसे समझ के पढ़ो कि भाई इसका मतलब क्या है। तो बहुत आसान है कि मैं इस बात को अगर दूसरे शब्दों में रख के आपको बताऊं तो, यानी इन अदर वर्ड्स। सो यूज टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ डिफरेंट वे इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली आप क्यों अदर वे यूज करोगे? क्योंकि आप चाहते हो सामने वाले तक आपका एक्चुअल मीनिंग पहुंचे। कई बार होता है आपको तरीका आपका गलत हो जाता है, आप बोलना क्या चाह रहे हो तो ठीक है, बट तरीका गलत हो जाता है, तो भाई इसको चेंज तो करोगे कि यू विल बी लाइक हाँ ठीक है, बुरा लग गया तो लग गया, नहीं, यू विल बी लाइक मेरा मतलब ये था कहने का। सो दिस इज एक और तरीका दैट यू कैन गो फॉर टू पुट इट इन अदर वर्ड्स। जैसे ही सेड दैट द बुक वाज अ बिट प्रेडिक्टेबल, टू पुट इट इन अदर वर्ड्स ही डिडंट लाइक इट। अब जैसे किसी को आपने एक बुक दी जो आपके फ्रेंड को बड़ी अच्छी लगी एंड शी वाज लाइक उसको कैसी लगी वो बुक, सो यू विल बी लाइक उसने बोला कि भाई ये बुक थोड़ी प्रिडिक्टेबल थी, यानी पता चल गया था कि एंड में क्या होगा। अब आपको लग रहा है भाई इसने पूछा है कैसी लग रही है, राइट, तो मेरे को सीधे सीधे बता देना चाहिए। सो मैं अगर अलग शब्दों में बोलूँ टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, उसको ये बुक अच्छी नहीं लगी। तो आपने पहले एक स्टेटमेंट बोला, अब उसी को आप एक आसान तरीके से दूसरे तरीके से बताना चाह रहे हो, तो आप ये यूज करोगे। नेक्स्ट, शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट वाइल टेलिंग द इंसिडेंट, वो कॉन्फिडेंट नहीं थी जब वो इंसिडेंट के बारे में बता रही थी। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स शी वॉज लाइंग। अब सपोज किसी ने बोला कि उसने तुमसे शेयर किया ना अबाउट द इंसिडेंट, व्हाट डिड शी टेल, क्या था, सो विल बी लाइक देखो मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतनी कॉन्फिडेंट थी उस इंसिडेंट को बताते वक्त, यानी मैं अलग शब्दों में बोलूँ मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही थी, शी वॉज लाइंग। तो अलग शब्दों में क्यों बोला कि आपको क्या समझ आया इससे, ठीक है, बिकॉज आप अगर पहला सेंटेंस बोल के रख देते इसका मतलब होता कि शायद वो नर्वस थी या कॉन्फिडेंट नहीं थी। नहीं, आपका कहने का मतलब ये था कि शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रुथ, शी वॉज लाइंग। तो ये है एक वे इन अदर वर्ड्स की जगह यूज करने का, दैट इज टू पुट इट इन अदर वर्ड्स। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज आई डॉट
ई डॉट। अब इसको बोलोगे नहीं, जैसा आपने बोला कि कुछ भी बोला एंड यूल बी लाइक आई डॉट ई डॉट और फिर आप बोल रहे हो, नहीं, इसको हम लिखते वक्त यूज़ करते हैं, जो आई गेस जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उनको पता ही होगा मेजॉरिटी को, आई डॉट ई डॉट, या देखा तो ज़रूर होगा इसको लिखा हुआ। इसका मतलब होता है दैट इज़, यानी आपने कोई पॉइंट बोला और फिर आप उसको समझा रहे हो, भाई इसका मतलब ये है, तब हम यूज़ करते हैं आई डॉट ई विच इज़ एन एब्रीविएशन, जो कि क्या है भाई, इस फ्रेज का एक शॉर्ट फॉर्म है, आई और ई। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इन इंग्लिश, और दिस इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ वर्ड और सेंटेंस व्हिच मेक्स व्हाट यू हैव जस्ट सेड क्लियरर और गिव्स डिटेल्स। तो या तो आपने अभी अभी जो लिखा है, ठीक है, अगर तो उसमें आपने लिख दिया आई डॉट ई डॉट, अब आगे आप उसका या तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो या उसका एग्जाम्पल दे रहे हो ताकि वो क्लियर हो जाए। इफ अगर आपको इसको स्पीकिंग में यूज करना, आपको राइटिंग में यूज नहीं करना, तब आप आई डॉट ई डॉट तो नहीं बोलोगे, आप क्या बोल सकते हो, दैट इज, ठीक है। तो आपको जब ये यूज करना है दैट इज, ये हो जाएगा स्पीकिंग के लिए, और अगर आपको ये यूज करना है तो ये हो जाएगा राइटिंग के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे आई एम एन आर्टिस्ट, दैट इज आई पेंट एंड सिंग। किसी ने बोला व्हाट डू यू डू, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई एम एन आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट तो बहुत सारी चीज़ों में बोल सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स में, फिर आपने उसको क्लियर किया, भाई आर्टिस्ट किस सेंस में, दैट इज आई पेंट एंड सिंग, तो मैं एक पेंटर हूँ और मैं एक सिंगर हूँ। नेक्स्ट, आई वर्क इन द इवनिंग शिफ्ट। किसी ने बोला व्हाट इज योर ऑफिस टाइमिंग, तो आप बोल सकते हो आई वर्क इन इवनिंग शिफ्ट। अब इवनिंग शिफ्ट मतलब क्या, कि रात के कितने बजे जाते हो या शाम के कितने बजे जाते हो, कब आते हो, क्लियर थोड़ी हुआ। सो यू वांट टू मेक इट क्लियर, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज फ्रॉम 5 PM to 10 PM, और अगर आपको लिखना है दैट इज तो आप आई डॉट ई डॉट लिख सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज इन प्लेन इंग्लिश। अब ये कोई दूसरी इंग्लिश नहीं है, प्लेन इंग्लिश मतलब अगर मैं सिंपल अंग्रेजी में कहूँ तो, ठीक है, आसान भाषा में कहूँ तो उसको हम बोलते हैं इन प्लेन इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आपको किसी को कुछ ऐसा समझाना जो आपको लग रहा है भाई इसको समझ नहीं आ रहा और इसको ना थोड़ी आसान भाषा में समझाना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो चलो छोड़ो मैं समझाता हूँ। सी इन प्लेन इंग्लिश दिस मीन्स दिस, इसका मतलब आपने इसको क्लियर कर दिया एक दूसरे तरीके में जो कि सिंपल वे है। सो इन अ क्लियर सिंपल लैंग्वेज, इसका मतलब होता है इन प्लेन English. For an example, this proposal is too technical. Please explain it to me in plain English. किसी ने बोला सी ये जो प्रपोजल तुमने मुझे दिया है ना ये बड़ा टेक्निकल है, ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं मुझे समझ नहीं आ रहे, तो प्लीज़ मुझे ना इसको प्लेन इंग्लिश में समझाओ। प्लेन इंग्लिश मतलब लिखा हुआ इंग्लिश में ये प्रपोजल, बट आप एक सिंपल वे चाहते हो, उसका एक सिंपल लैंग्वेज में चाहते हो कि कोई समझाए आपको, एक लेम भाषा जो कि कोई भी पर्सन समझ जाए। सो यू विल बी लाइक ये प्रपोजल बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है, तो मुझे ना एक प्लेन इंग्लिश या सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। नेक्स्ट, दीज इंस्ट्रक्शंस आर एक्सप्लेनिंग अस, और जो कुछ भी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं किया बिकॉज कितना सब कुछ लिख सकते हैं, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमें बता रहे हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको इतना फाइन लगेगा, आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, एवरीथिंग, ठीक है। इफ़ यू डू इट, इफ़ यू डू नॉट फॉलो दिस रूल्स देन दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, ऐसा सब कुछ लिखा है। अब आप चाहते हो उसको एक सिंपल भाषा में, भाई अल्टीमेट क्या है जो आपको फॉलो करना है। इन सिंपल इंग्लिश इट मीन्स वी कांट प्ले द म्यूजिक आफ्टर 10 PM। भाई सिंपल भाषा में अगर मैं पूरा सार बताऊं, पूरा समरी बताऊं, तो ये है कि 10 बजे के बाद रात को हम म्यूजिक नहीं प्ले कर सकते। एंड इफ़ यू वांट टू डू इट, आपको बहुत कम साउंड पे करना पड़ेगा ताकि किसी को बाहर सुनाई ना दे। अब आप अगर नहीं करते उसको फॉलो, इसका क्या मतलब है, क्यों ये रूल बनाया गया है, नहीं फॉलो करते हो तो क्या होगा, किसके अंडर आता है, ये सारी चीज़ें अगर उस इंस्ट्रक्शंस में थी, एंड इफ यू वांटेड टू मेक इट मोर क्लियरर टू समबडी, आप बोल सकते हो इन प्लेन इंग्लिश। भाई सीधी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ इसका मतलब ये है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टू पुट इट ब्रीफली। अब ब्रीफ वर्ड आप बहुत सुनते हो, राइट, आंसर इन ब्रीफ, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, ठीक है, या क्वेश्चन आंसर्स इन ब्रीफ, तो बहुत ब्रीफ वर्ड हम सुनते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई कम शब्दों में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। सो टू पुट इट ब्रीफली मतलब टू यूज फ्यू वर्ड्स एंड एक्सप्लेन अ थिंग। कम शब्द यूज करने हैं, फ्यू वर्ड्स, और उसको एक पूरी चीज़ को समझा देना है। सपोज अगर आप कोई भी एक पॉइंट को समझा रहे हो इन लाइक 10-15 सेंटेंस, और उसके लिए अगर आपने 2 सिंपल सेंटेंसेस यूज कर लिए, इसका मतलब आपने इस पूरी बात को एक ब्रीफ वे में 2 सेंटेंस में खत्म कर दिया। इसका मतलब हुआ टू पुट इट ब्रीफली। सो टू पुट इट ब्रीफली आई डोंट अग्री। सपोज आपके सामने किसी ने कोई पॉइंट रखा कि भैया ऐसा ऐसा है, अब आप उसका बता रहे हो प्रोज कॉन, सी दिस इज एडवांटेज वी कैन फेस दिस इज डिसएडवांटेज, दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज, ऐसा होगा वैसा होगा, एंड फाइनली आप बोल रहे हो सी इफ आई हैव टू पुट इट ब्रीफली, अगर मुझे कम शब्दों में बताना है, आई टोटली डिसअग्री विद दिस या आई डोंट अग्री विद इट, यानी मैं इस प्रपोजल का या इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनने वाला हूँ बिकॉज मेरे हिसाब से ये स्ट्रिक्ट नो है। देन
टू पुट इट ब्रीफली दे रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब सपोज किसी ने बोला हे इट वॉज योर मीटिंग टुडे, हाउ इट वेंट, और क्या बोला कंपनी ने, जो दूसरे लोग आए थे। सो विल बी लाइक सी उन्होंने ये बोला, ये उनका फीडबैक था, प्रपोजल में ये बात अच्छी नहीं लगी, ऐसा वैसा। सो अगर मुझे शॉर्ट में बताना है, टू पुट इट ब्रीफली, उन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुके। अब आपको एक आसान भाषा में किसी को बताना है तो फिर आप बोलोगे टू पुट इट ब्रीफली एंड देन यू गिव द वर्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग का मतलब भाई सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो ये मेरा मतलब है, तो इन अदर वर्ड्स। ठीक है, सो यूज टू से दैट समथिंग इज ट्रू इफ यू आर गोइंग टू बी वेरी एग्जैक्ट एंड करेक्ट अबाउट इट। सो अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बताना चाहते हो भाई ये मेरी तरफ से बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ट्रू है एंड दिस इज समथिंग जो मेरे हिसाब से भाई फाइनल है, तो आप बोल सकते हो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। ठीक है, तो जैसे आप कोई पॉइंट है आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको लग रहा है उनको बुरा ना लग जाए अगर आप मना करोगे, आप गलतियां निकालोगे, तो आप एक्सप्लेन करो भाई ये ऐसा है क्योंकि ऐसा वैसा एंड एवरीथिंग। नाउ यू फील कि आपको ना फाइनली बताना है, सो विल बी लाइक स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई डोंट लाइक इट। क्लियर, सो यू शुड नॉट हैव डन दिस। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स। सपोज किसी ने रूल्स ब्रेक किए, ठीक है, ऑफिस में या किसी भी जगह पे, और आप उसको समझा रहे हो भाई तुमने रूल ब्रेक किया, ये रूल है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था एंड ऑल, तो आप बोल सकते हो भाई तुमने जो कुछ भी किया वो गलत है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो अगेंस्ट द रूल्स था एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट लाइक इट। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कब यूज करने वाले हो, जब आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट और अपना एक करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू देना है ताकि सामने वाले को बुरा लगे या ना लगे, बट यू वांट टू लाइक स्ट्रिक्टली टेल कि हाँ आप क्या फील कर रहे हो। अब आप जब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बोलोगे तो आप क्या करोगे, इसको फॉर्मल में यूज करोगे क्या, नहीं। आप कर सकते हो अपने क्लोज फ्रेंड्स में यूज़, आप अपने जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो छोटे हैं आपसे, आप उनके साथ यूज़ कर सकते हो भाई मेरे को तो सच्ची सच्ची बताऊं तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, राइट, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक यू विल गेट द जॉब। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर इट। अब किसी ने बोला कि सी दीज आर दी टर्म्स एंड कंडीशंस, दीज आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बोला गया है इस जॉब वैकेंसी में, तो क्या आपको लगता है मैं जाऊँ, मैं अप्लाई करूँ, तो आप बोल सकते हो सी आई डोंट थिंक तुम्हें जॉब मिलेगी। अब वो बोलेगा ऐसा कैसे, क्या ऐसे क्या हो गया, तो बोलोगे देखो सच सच बताऊं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग खुद ही देख लो तुम क्वालिफाइड नहीं हो, उन्हें चाहिए ये क्वालिफिकेशन, यू आर नॉट क्वालिफाइड, तो बाकी कोई होगा तो उन्हीं को रखेंगे, सो मुझे नहीं लगता वो तुम्हें सिलेक्ट करने वाला है। सो ये जो तरीका है ना ये थोड़ा सा हार्श हो सकता है, डिपेंड्स आप किस टोन ऑफ वॉइस में बोल रहे हो, तो इसीलिए इसको फॉर्मल में यूज मत करना। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज टू बी स्पेसिफिक। अगर मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आऊं तो वो हो जाता है स्पेसिफिक। ठीक है, सो यूज टू से टू बी क्लियरली, तो टू बी स्पेसिफिक मतलब टू बी क्लियरली, अगर सीधे सीधे साफ साफ बताऊं तो वही हो गया इन अदर वर्ड्स। सो टू बी स्पेसिफिक, आई वॉन्ट अ हाउस इन एबीसी सोसाइटी विद एटलीस्ट 4 रूम्स। सपोज आप घर ढूंढ रहे हो और आपको ऐसा है कि भाई मुझे ना ऐसा घर चाहिए, वैसा घर चाहिए, वो एंड ऑल आपने सब समझा दिया। अब आप बोल सकते हो देखो अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं इन शॉर्ट या टू बी स्पेसिफिक, मुझे एबीसी सोसाइटी, कोई सोसाइटी का नाम है, उसी में घर चाहिए और घर में एटलीस्ट 4 कमरे तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 4 रूम्स आर माय रिक्वायरमेंट्स। अगर उससे कुछ भी नीचे होगा मैं हाँ नहीं करूंगी। तो आपने क्या करा, अपने स्पेसिफिकेशंस बता दिए कि भाई ये मेरा पॉइंट है, सो इन अदर वर्ड्स आई जस्ट नीड दिस, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। देन to be specific you have to buy these 3 books today as app and rest you can buy until next week. suppose आपने किसी ने पूछा आपसे कि भाई ये सब्जेक्ट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, what are the books you would काइंड ऑफ टेल मी कि मुझे ये पढ़ना चाहिए एंड ऑल, तो आपने एक लिस्ट बना के दे दी। नाउ यू विल बी लाइक देखो ये जो 3 बुक्स हैं वो तो तुमको खरीदनी ही पड़ेगी एस ऐप यानी एज सून एज पॉसिबल, बट बाकी की तुम अगले हफ्ते तक खरीद सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने स्पेसिफिकली बता दिया देखो ये सारी लिस्ट तो मैंने दे दी है, बट अगर मुझे एक शॉर्ट वे में सिंपल वे में समझाना है, इन अदर वर्ड्स ये 3 बुक्स हैं जो तुमको खरीदनी है आज तक या फिर कल तक खरीद सकते हो, जो भी आपको लिखना है, और ASAP मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, बट बाकी बुक्स जो है वो तो आप अगले हफ्ते तक खरीद सकते हो, तो तब आप यूज करोगे टू बी स्पेसिफिक। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज और वन माइट एज वेल से या टेल। अब से और टेल सबको पता है, ठीक है, कब यूज करना है, बट और वन माइट एज वेल का मतलब ये है कि भाई ये जो मैंने पॉइंट बोला है ना, हो सकता है इसको कोई और इस तरीके से बोले। सो और वन मतलब कोई भी, माइट मतलब मे बी, ठीक है, तब हम यूज कर लेते हैं माइट, यानी पॉसिबिलिटी है भी बट थोड़ी कम है, ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं, तो इट वुड बी एज अ वेल।
So this is what, this is telling you what you said right now, what you stated, this can be told by someone else in a different way. So use to tell the other way to state the same thing. उसी चीज को अलग तरीके से बता रहे हो तभी तो यूज करते हो ना in other words. तो yes, आप इसको भी यूज कर सकते हो. So the person can tell the interviewer that he earns more than what they are offering, or one might as well tell their expectations. जैसे किसी ने बोला कि भाई अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया सैलरी एक्सपेक्टेशन में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो आप बोल सकते हो, देखो तुम बता सकते हो कि भाई मैं इतना अर्न करता हूँ, या आप मेरे को जितना ऑफर कर रहे हो उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे अर्न कर लेता हूँ. या फिर दूसरा तरीका ये है कि तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस बता देना. तो आपने क्या बोला कि भाई ये एक तरीका है, या फिर दूसरा तरीका ये है, तुम ये यूज़ कर लो जो भी तुम्हें सही लगता है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बता देना. सो दिस इज व्हाट, आपने एक ही चीज़ को दो वेज में बताया. तो ये अदर वर्ड्स थे ना, इसलिए यू यूज्ड दिस. देन one can deny the offer, or one might as well discuss the reasons or possibilities of corrections. तो आप बोल सकते हो सी मुझे लगता है कि कोई भी इसको डिनाई कर देगा, या फिर अलग वर्ड्स में ये बोलूँ तो हो सकता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी या वो रीज़न जो है वो डिस्कस करेंगे एंड देन दे विल डिनाई इट. तो आपने एक ही चीज़ को दो तरीके से बता दिया एंड यू यूज और वन माइट एज वेल से, या फिर और वन माइट एज वेल टेल, या फिर और वन माइट एज वेल डिस्कस. जो भी आपको यूज़ करना है आप एज वेल के बाद रख सकते हो. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. भाई जो मैंने इतनी कथा बताई है, अगर उसको मुझे बिल्कुल शॉर्ट में बताना है तो ऐसे. तो कब यूज़ करोगे इसको, जब आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आप उसको कुछ अलग शब्दों में, कम शब्दों में और ज़्यादा सिंपल वे में बताना चाहते हो, तब आप इसका यूज़ करोगे. सो इट इज़ यूज टू टेल द मेन पॉइंट ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू से विदाउट गिविंग ऑल द डिटेल्स. तो आप सारी डिटेल्स नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जो कुछ भी बड़ी बात थी उसको इन शॉर्ट बता रहे हो. तो इन अदर वर्ड्स तो क्या बोल दोगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई लेफ्ट द जॉब. किसी ने बोला व्हाट हैपेंड, फिर इसके बाद ऐसा वैसा, फिर क्या हुआ, आपने सब कुछ बताया, बट आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कुछ कम शब्दों में. सो यू विल बी लाइक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने जॉब छोड़ दी. नेक्स्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शी इज फाइन नाउ. अब जैसे सबका डिस्कशन चल रहा है, ओके देन शी फेल डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, फिर क्या हुआ, उसको लग गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए, ऐसा वैसा. एंड यू विल बी लाइक देखो अब कम शब्दों में बताऊँ तो अब वो ठीक है. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शी इज फाइन नाउ. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में. सो सिंपल वर्ड्स अब इजी है, राइट. अब आपने इतने कॉम्प्लेक्स समझ लिए तो बड़ा आसान है कि आसान से शब्दों में अगर मैं बताऊं तो भाई ये बात है. सो यूज टू मेक द पॉइंट मोर क्लियरर इन अ सिंपल वे. तो एक सिंपल वे में पॉइंट को और ज़्यादा क्लियरर करना है आपको, तब आप यूज कर सकते हो इन सिंपल वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, दिस मेथड इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द प्रॉब्लम. इन सिंपल वर्ड्स, आई डू नॉट अग्री विद दिस. सपोज आप एक टीम को लीड कर रहे हो और आपके सामने सारे सॉल्यूशंस लेकर आए टीम मेंबर्स कि भाई इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ना यू आर लाइक कि भाई अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, मैं एग्री नहीं करता इसके साथ, ठीक है. तो आपने पहले बोला कि दिस मेथड इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द प्रॉब्लम, ऐसा वैसा, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सिंपल भाषा में अपना एक आंसर दे देना चाहिए. सो यू विल बी लाइक इन सिंपल वर्ड्स, आई डू नॉट अग्री विद दिस, काइंडली फाइंड अनदर सोल्यूशन. नेक्स्ट, you have done better but this is not enough. in simple words you have to work more harder. आपने किसी को बोला कि तुमने इस बार अच्छा किया है, मतलब पहले से अच्छा किया है, बट इतना काफ़ी नहीं है. यानी मैं अगर अलग भाषा में बोलूँ, अलग शब्दों में बोलूँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है. तो आपने उसी बात को और सिंपल वे में बता दिया. सो यू यूज्ड इन सिंपल वर्ड्स. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज शॉर्टली. शॉर्टली का मतलब कम, बिल्कुल छोटू सा, राइट. सो यूज टू से समथिंग इन फ्यू वर्ड्स. अगेन इनफॉर्मल में यूज करोगे इसको, फॉर्मल में नहीं, बिकॉज ये सिर्फ एक वर्ड है जो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहा, राइट. तो आप इसको इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं. सो विल बी लाइक शॉर्टली दिस प्रपोजल इज आउटलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट. समबडी सेंट अ प्रपोजल कि भाई ये प्रपोजल है, पढ़ लो, सबने पढ़ लिया, एंड यू आर लाइक कि अच्छा मुझे बताओ भाई इसमें क्या लिखा है. तो आप बोल सकते हो कि भाई कम शब्दों में बोलूँ अगर, शॉर्टली ये सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है. तो शॉर्टली वर्ड क्या करोगे आप, इनफॉर्मल में यूज करोगे. देन शॉर्टली, आई डिडंट लाइक इट. समबडी इज लाइक क्या कैसा लग रहा है यहाँ का ये ड्रेस या फिर ये प्रोडक्ट वटेवर. तो आप बोल रहे हो कि देखो इसका ये प्रॉब्लम है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, एंड ऑल एवरीथिंग यू टोल्ड, एंड यू आर लाइक शॉर्टली, कम शब्दों में मुझे अच्छा नहीं लगा. डन. तो आपको जब कम शब्दों का यूज करना है इन अदर वर्ड्स, तो आप बोल सकते हो शॉर्टली. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज इन सिंपल लैंग्वेज. अब आप इन सिंपल वर्ड्स बोलो या इन सिंपल लैंग्वेज बोलो, एक ही बात है, बट डिफरेंस ये है कि अगर आपने कुछ
बड़ा टेक्निकल, कुछ बड़ा ऐसे साइंटिफिक, कुछ बड़ा ही ऐसे कुछ शब्द बोल दिए जो हर किसी को समझ नहीं आ सकते, ऐसी वो कैब आपने वो यूज़ कर ली, तब आप चाहोगे कि उसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ, राइट? तब आप बोल सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज। सो यूज टू स्टेट योर पॉइंट मोर क्लियरली, मीनिंग तो वही चलेगा हर जगह। फॉर एन एग्जाम्पल, इन सिंपल लैंग्वेज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब प्रोफाइल। समबडी इज डिस्कसिंग, भाई ये जॉब प्रोफाइल है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, ऐसा वैसा, एंड यू आर लाइक कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये वाला पॉइंट जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतने घंटे नहीं है देने के लिए, ऐसा एंड ऑल। सो विल बी लाइक, देखो अगर मुझे सिंपल भाषा में बताना है, मुझे जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज समथिंग जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इज योर फाइनल कंक्लूजन, जो कि आप एक सिंपल लैंग्वेज में सामने वाले को समझा रहे हो। नेक्स्ट, इन सिंपल लैंग्वेज यू आर नॉट टेकिंग अ राइट डिसीजन। समबडी इज लाइक कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया है, व्हाट डू यू थिंक, आपने बोला देखो अगर ऐसा हो गया तो, सपोज तुम्हारा ही काम नहीं किया आइडिया, तो फिर क्या करोगे, ऐसा वैसा सब कुछ बोला आपने, एंड देन यू आर लाइक देखो आसान भाषा में समझाऊं तो तुम डिसीजन सही नहीं ले रहे हो। सो इन सिंपल लैंग्वेज योर डिसीजन इज नॉट राइट। डन? ऑल राइट। So with this we have finally completed so many different ways that you can go for। अगर आपको बोलना है in other words, यानी अलग तरीके से मैं बताऊँ तो, कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बताऊँ तो, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो ये सारे मीनिंग हैं, ठीक है, इन अदर वर्ड्स के, और आप इन डिफरेंट वेज को डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो, जो कि बड़े आसान हैं, एंड यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दैट। डन? ऑलराइट, चलो इसके पहले कि वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, वी नीड टू डिस्कस कि जब भी आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, आप यूट्यूब पे जाते हो, यू सर्च फॉर द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कई बार होता है ना, यू फील कि कुछ ऑर्डर नहीं है सही, या मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, मुझे वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, यू हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। आपको क्या करना है, आपको करना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट, एंड देन यू कैन ईजिली फाइंड एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट दैट यू वांट टू स्टडी फ्रॉम। अब आपको करना क्या है, वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आपको गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com, दैट इज आवर वेबसाइट। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे, यू कैन सी दिस पेज इन फ्रंट ऑफ यू। अब जैसे ही पेज दिखेगा, करना क्या है, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही स्क्रॉल करोगे, आपके सामने सारी क्लासेस मेंशन हैं, तो कितना आसान है, राइट? अब आपको क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक जिस भी क्लास का सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लास 10th पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ईजिली दिख जाएंगे, एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करोगे, एंड देन यू कैन सी ऑल द सेक्शंस जो कुछ भी उसमें इंक्लूडेड है, वेदर ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, आपकी लिटरेचर बुक एक्सेट्रा। अब सपोज आपको पढ़ना है फर्स्ट बुक जो है हमारी फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड। क्या करोगे, सीधे फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करो, सारे लेसन्स आ जाएंगे, लेटर टू गॉड पे क्लिक करो, आपके सामने वीडियो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा भाई प्ले। सो दिस इज वेरी इजी वे, आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, अब आप इससे आसानी से पढ़ सकते हो, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, अरे ये वीडियो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ठीक है। अब सपोज आपने पढ़ लिया इस वीडियो से, नाउ यू वांट टू मूव ऑन टू अनदर सब्जेक्ट और नेक्स्ट चैप्टर, आप क्या करोगे, क्रॉस पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है तो आप इजीली देख सकते हो, नहीं आपको सब्जेक्ट या क्लास चेंज करनी है, आप बैक का बटन क्लिक करो, एंड यू विल फाइंड द क्लास और द सब्जेक्ट दैट यू वांट टू चूज। सो दिस इज वेरी इजी, राइट? ऑल राइट। So with this we have completed the topic, that is what are the different ways that you can go for अगर आपको बोलना है in other words। I hope आपको ये पूरा explanation बहुत अच्छे से समझ आया होगा। You are all ready to use them in your sentences so that आपका vocab तो improve होगा ही, साथ ही साथ आपके इतने सारे different ways होंगे तो आपको मज़ा भी आएगा इनको अपने sentences में use करने का। Now if you found this video very useful, you liked it, then you have to do this, right? आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, और आपको लगता है अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, और भी कोई है जिसके लिए यूजफुल हो सकता है, आपको करना है इस वीडियो को शेयर। एंड इफ़ यू फील कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो फ्रॉम आवर चैनल, तो आपको करना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर दिस विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, दोज हु कैन डेफिनेटली फाइंड दिस beneficial. So with this we have come to an end of this video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.